अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के वेल एंड गुड होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम रीड करने जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट नावल की एपिसोड नंबर 5 असीर जां। इंतहाई इंटरेस्टिंग नावल जा रहा है, बहुत सस्पेंस की तरफ जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको कौन सा कपल बेस्ट लग रहा है और आपको ये नावल कैसा लग रहा है। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हानम दादो और ज़यान से मिली थी, लेकिन सलाम दुआ के अलावा तीसरी बात इसने नहीं की थी। जबकि वो लोग भी इसे ऐसे देख उदास हो रहे थे। ज़यान तो जैद से भी मिला था और इन दोनों की अब तक काफ़ी बन चुकी थी, लेकिन हानम ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। बेटा ज़यान, सफ़िया को बुला दो, मैं बहुत थक गई हूँ, गेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करूँगी, दादो ने ज़यान से कहा। तो हानम के कानों में भी ये बात पड़ी। सफ़िया वहाँ कहीं नहीं थी, इसलिए हानम खुद आगे बढ़ी और खामोशी से इनका हाथ थाम गई। अरे बेटा हानम, तुम यही रहो, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, दादो ने नम लहजे में कहा। तो वो इन्हें एक नज़र देखती शफकत से इनका हाथ थामती इन लिए आगे बढ़ गई। कॉरिडोर से होते हुए वो इन्हें इसी रूम में ले जाने लगी जहाँ अभी वो गई थी, जब मलीशा इससे बुरी तरह टकराई और मलीशा के हाथ से जूस का गिलास इसके पैर पर गिरा और छनाक से टूटा कि हानम दर्द से बुलबुला उठी। कांच लगने से काफ़ी खून इसके पैर से निकलने लगा था। अरे बेटा ध्यान से चलो, क्या हो गया है, बच्ची के पैर पर गिलास गिर गया है मलीशा बेटा, दादो ने परेशानी से कहा। जबकि मलीशा मुंह बनाए इस बेवकूफ़ लड़की को देख रही थी जो बिला वजह अंधों की तरह इससे टकरा गई थी। अरे दादी जान, मैं नहीं, ये सर्वेंट टकराई है मुझसे और तुम यू मेड गर्ल अंधी हो क्या, नजर नहीं आता, देख कर चलो। मलीशा गुस्से से हानम को देखती बोली, जो आंखें मीचती आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम। इसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था, शायद कांच अंदर घुस गया था। दादू इसकी तकलीफ देखते नीचे बैठी और इसके पैर पर हाथ लगाया तो वहां से गुजरता जावियार ये देखते इनकी तरफ बढ़ा, जबकि हानम भी दादू के हाथ इसके पैर पर लगते देख झटके से पीछे हुई, लेकिन दर्द से ज़मीन पर रखा ना गया। दर्द से पैर जमीन पर रखा ना गया और पीछे की तरफ गिरी कि जावियार ने अचानक से आते इसे कमर से थामा। हानम की आंखें तकलीफ से बंद थी, जबकि आंसू ढलकते हिजाब में जज़ब होने लगे। जावियार ने इससे खूबसूरत मंजर ना देखा था। वो गहरी सुरमई आंखें इसकी भीगी बंद आंखों पर टिकाए इस पर झुका इसी को देख रहा था, जब पीछे से आवाज़ आई, बेबी ये सर्वेंट मुझसे टकरा गई और ग्लास इसके पैर पर गिर गया। और यू गर्ल, तुम्हें नजर नहीं आता, देखकर नहीं चल सकती थी क्या। मलीशा की आवाज़ जावियार के कानों में पीछे से पड़ी तो वो होश में आया और इसी लम्हे हानम ने भी अपनी आंखें खोली। सामने जावियार को देखते वो फिर से गिरती कि जावियार ने इस बार इसके दोनों बाजू पकड़ती इसे संभाला, जबकि मलीशा को इसका बार बार इससे सर्वेंट को छूना जहर लगा था। मलीशा बेटा, ये सर्वेंट नहीं है, जावियार की सेक्रेटरी है और तुम ही कानों में टूटियां लगाए गाने सुनती हुई आ रही थी, इस बच्ची की कोई गलती नहीं थी है। अच्छा, ये मेरी अम्मी जो है ना, मेरी मम्मा, वो भी यही कहते हैं, टूटियां जब मैं कानों में लगाती हूँ ना, हैंड फ्री वगैरह, कहते हैं हर वक्त टूटियां कानों में लगाए रखती हो। ये माएँ जो है ना, कमाल की है। दादू ने हानम की साइड लेते मलीशा को समझाना चाहा, जो अभी तक माथे पर बल डाले जावियार को देख रही थी, जो अभी तक इस लड़की के बाजू पकड़ा हुआ था। हानम ने मामूली से मुजामत करते इससे हाथ छुड़वाना चाहा तो वो इसे घूरता और सख्ती से इसका बाजू थाम गया। जावी बेबी छोड़ो इसे, ये ठीक है, ओवर रिएक्ट कर रही है बस। मलीशा जल्दी से आती जावियार के बाजू में अपना बाजू डालते हुए हानम को देखते बोली। हानम इससे अनजानी नज़रों से देख रही थी, फिर मशकूक नज़रों से जावियार को देखने लगी। बेटा जावियार, बच्ची के पैर में कांच फंस गया, इसकी पैर की पट्टी कर दे, दादो की परेशान लहजे में आवाज़ आई। जावियार और हानम जो एक दूसरे को खामोश नज़रों से देख रहे थे, इसी लम्हे जावियार ने नरमी से मलीशा से अपना बाजू छुड़वाया और हानम के दोनों हाथ थामता आगे आगे चलते इसे चलने में मदद देते कमरे में ले कर आया। मलीशा गुस्से से आग बबूला हुई देखते कि जावियार ने इसके हाथों को पीछे कर दिया था। वो गुस्से में पैर पटकती वहां से चली गई थी, जबकि दादो ने मुस्कुराकर ये मंजर देखा था। फिर वो भी हानम और जावियार के पीछे पीछे चलती कमरे में आई। जावियार ने आराम से इसे बिस्तर पर बिठाया, जो फिर तकलीफ से आंखें मीच गई थी। जावियार ने नज़र भरकर इसके चेहरे को देखते नरमी से इसके पैरों को भी उठाते बिस्तर पर रखा, इसके पैर को देखा जो ऊपर तरफ से
कटा था और खून बहे जा रहा था, शायद थोड़ा ज़्यादा कटा था। जावियार ने माथे पर बल सजाया, इसके पैर को थामा तो वो सिसकती अपने पैर इससे छुड़वा गई। जावियार ने इसे घूरा तो वो मासूम चेहरा बना गई। इसे तकलीफ हो रही थी और फिर इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इसके पैर को हाथ लगा रहा है। जावियार ने एक बार फिर इसका पैर नरमी से थामा। इसके हाथ और पैर जावियार को बहुत प्यारे लगे थे, नरम और खूबसूरत। जावियार ने नज़र उठाकर फिर इसकी नज़रों में देखा तो वो नज़रें झुका गई। जावियार के दिल ने एक बीट मिस की थी यहाँ इसकी इस अदा पर। दादू ने अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर जावियार के पास रखा तो जावियार खामोशी से इसमें से रुई निकालता इसके पैर को साफ करने लगा, जबकि हानम सिसकने लगी थी कि दादू इसके करीब आई। बेटा हानम, थोड़ा सा दर्द होगा बेटा, कांच लगा हुआ है ना अंदर, तो डर नहीं, मैं तेरे पास हूँ, तू डर नहीं, मैं तेरे पास हूँ। दादू इसे प्यार से बहलाने लगी कि जावियार ने एक आईब्रो उठाते इनके प्यार भरे अंदाज को देखा। एक तो इसे छोड़कर इस लड़की से बाकी सबको हमदर्दी और मोहब्बत थी। जावियार ने इसका चेहरा देखते सोचा, फिर गहरा सांस भरते एक झटके से वो छोटा सा कांच खींचकर निकाल लिया कि हानम की हल्की सी चीख निकली। जावियार ने मुस्कुराहट दबाते वो खून साफ किया रुई की मदद से। अगर दादू ना होती तो इसे कुछ न कुछ कह कर जरूर तपाता, लेकिन यहाँ वो भी थी जो इसे मुंह नहीं लगा रही थी कल से, और वजह शायद सामने बैठी ये लड़की ही थी। इसलिए जावियार ने खामोशी से वो खून साफ किया और फिर इसकी पैर पर पट्टी कर दी। ख्याल रखो, जख्म ताज़ा है, ज़्यादा चलोगे फिरोगे तो खून रचने लगेगा। जावियार ने इससे नरमी से ताकीद की तो वो भी खामोशी से सुनती नजरें झुका गई। अल्लाह पूछे इस मलीशा को, अंधों की तरह खुद चल रही थी और बातें मेरी मासूम बच्ची को सुना गई। दादू ने हानम को सीने से लगाते कहा तो जावियार लफ्ज़ मासूम बच्ची पर घूर कर दादू और फिर हानम को देखने लगा, जो इनके सीने में दबकी मुस्कुराहट दबाते इसी को देख रही थी। दादू कंट्रोल, जावियार ने इन्हें तंबीह की तो दादू ने इससे ज़्यादा जावियार को घूर कर देखा। तुझे मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं तेरी कुछ नहीं लगती। दादू ने हानम के सामने इसे झाड़ पिलाई तो वो और हानम आंखें फाड़े इन्हें देखने लगे, जबकि जावियार तो बौखला गया था। वो हानम के सामने इसकी बेइज्जती इज्जत का कचरा नहीं कर सकती थी। दादू, आप हर किसी के सामने मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। जावियार ने हानम को सामने बैठे देख संजीदा लहजे में दादू से कहा तो हानम भी संजीदा हुई। इससे पहले वो फिर इसे गरीबी पर ताने दे इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो फौरन सपाट चेहरा लिए वहाँ से जाने लगी तो दादू ने इसे पकड़ा। देख देख, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मेरी बच्ची इस दिन कितना हर्ट हुई थी, और अब भी तो वही कर रहा है। तू मेरा जावियार नहीं तो बहुत बदतमीज हो गया, तुम इसे बात मत करना, अब चला जा यहाँ से। दादू ने इमोशनल होते हुए कहा तो जावियार आंखें घुमा गया, जबकि हानम बात बिगड़ते देख जबरदस्ती उठने लगी। ओके इनफ, मैं ये मीलू ड्रामा और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बैठो जाएगी। जावियार ने गुस्से से हानम से कहा तो हानम के होंठ पर मुस्कुराहट मचलने लगी, जो जावियार की आंखों से मख्फी न रह सकी। वो एक आईब्रो उठाती इस इशारे में वार्न करता वहां से चला गया था, जब वो मासूम शक्ल बनाए दादो के सीने से लिपट गई थी। फिर अलमीर एक चेयर थामता वहीं बैठ गया था। वो शायद सख्ती के आलम में था, या फिर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इसके सामने हाला यूसुफ थी, या फिर ये लड़की हाला यूसुफ थी, क्योंकि जिस हाला यूसुफ को वो जानता था वो तो ऐसे हरगिज भी नहीं थी। लेकिन जो सामने खड़ी लड़की मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे बात कर रही थी वो वही चेहरा था। वो कैसे भूल सकता था कि इन 5 सालों में वो इस खेल को भूल ही नहीं सका था। ये चेहरा इसके दिमाग से मिट ही नहीं सका था। जावियार इसके करीब आया, जो खामोशी से चेयर पर बैठा था। वो इतना खामोश रहने वाला शख्स तो ना था, तो फिर इसे क्या हुआ था? जावियार माथे पर बल डाले इसके करीब हुआ और इसके चेहरे को देखने लगा। क्या हुआ मीर, तुम्हें किसी ने स्टैचू कहा है? जावियार इसके करीब बैठे बोला। जावियार, वो लड़की कौन है ब्लैक साड़ी में? अलमीर की नज़रें सामने खड़ी लड़की पर पड़ी। वो डगमगाए अंदाज में बोला कि कोई कह दे वो नहीं है जो वो सोच रहा है, जबकि नज़रें इस पर से हट ही नहीं रही थी। वो नूर है, हाला नूर, हमारी कंपनी की लायर। जावियार ने इसे देखते कहा कि अलमीर खामोशी से इसे देखने लगा। और वो कौन है इसके साथ? अलमीर ने इसके साथ खड़े इंसान को देखकर कहा, जो वाकई बहुत हैंडसम था। वो जरमान खान, पुलिस इंस्पेक्टर और नूर का फ्रेंड, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है वो दोनों। जावियार ने इसे देखते बताया तो अलमीर को ऐसे लगा कि सुकून की लहर इसके सीने में उतरी हो। वो नहीं जानता था इस कैफियत को, ना वो समझ रहा था, लेकिन ये सुनना कि वो इसका सिर्फ दोस्त है, अलमीर के सीने पर ठंडी फुहार बरसा गई थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम जानते हो नूर को? जावियार ने पलट कर इसे देखते बोला तो वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट जो काफ़ी देर बाद इसके चेहरे पर छाई थी। हाँ, मेरी यूनी फेलो थी, काफ़ी चेंज हो गई हैं।
अलमीर ने मुस्कुरा कर कहा तो ज़ावियार भी सर इस बात में हिला गया। बहुत अच्छी है नूर और काफ़ी लॉयल भी हैं, ज़्यादा पार्टीज में आती जाती नहीं है, मेरे ख्याल से पहली बार आई हैं यहाँ पे। ज़ावियार ने अलमीर को देखकर तफसील से बताया तो वो सर इस बात में हिला गया। काफ़ी शाय लड़की हैं, कॉन्फिडेंट भी ज़ीरो हैं इसके अंदर, इसलिए आती जाती नहीं होगी। अलमीर पहले वाली हाला के बारे में इसे बता रहा था, जबकि ज़ावियार शाय और ज़ीरो कॉन्फिडेंट सुनकर इसे देखने लगा। लेकिन नूर तो शाय नहीं है, बस इसे पार्टीज पसंद नहीं है और कॉन्फिडेंस तो इसमें बहुत है। हमारे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ कितनी डील्स हुई हैं, नूर तो हमेशा कॉन्फिडेंट रही हैं। ज़ावियार इसे बताते फिर नूर को देखने लगा, जबकि ये सब बातें सुनकर अलमीर काफ़ी हैरान था। वो फिर संजीदा नज़रों से नूर को देखने लगा। तो क्या वो बदल गई थी? अलमीर ने सोचा, लेकिन फिर मुस्कुराया, ये सोचकर कि वो आज भी सिंगल है। वो वाकई इससे बहुत मोहब्बत करती थी शायद, लेकिन इसे अभी नहीं पता था कि वो किस कदर बदल गई हैं। और वो जिसे अपने सामने देख रहा था वो हाला नहीं बल्कि वो नूर है। और नूर कौन है वो अब इसे पता चलेगा। दादो, आप हमारी बात नहीं समझ रही, हमें घर जाना है, फूफू हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। हानम दादो को कब से समझा रही थी, लेकिन वो इसके पैर को देखकर बस यही सोचे जा रही थी कि ये ज़ख्म ताज़ा है, वो कैसे जा सकती हैं। नहीं बेटा, ये यारम का ही तो घर है ना, तो सना के पास रुक जा, फूफू को बता देना अपनी पैर में चोट लग गई थी। दादो ने इसे समझाना चाहा तो वो परेशानी से सोचने लगी। वो यहाँ नहीं रुक सकती थी कि वो आलिया को अच्छी तरह जानती थी, अगर यहाँ रुक गई तो वो वहाँ तमाशा खड़ा कर देगी, फिर शायद कल वो घुसने भी ना दे अब इसे घर में। वो और दादो ऐसे ही परेशानी से खामोश बैठी थी जब यारम कमरे में आया। क्या हुआ हानी, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, कैसे लगी? यारम परेशान सा बिस्तर पर आकर बैठा और इसके पैर का मुआयना करने लगा। भाई हम बिल्कुल ठीक है, हानम ने इसे समझाना चाहा, लेकिन ये लगी कैसे? किसी वेट्रेस वगैरह से तो नहीं हुआ ना? तुम बताओ, मैं अभी क्लास लेता हूँ उसकी, यारम ने गुस्से से कहा। तो हानम परेशान सी दादो को देखने लगी। अरे बस कर यारम, तू और ज़ावियार दोनों क्यों बेचारे मुलाजमों का खून खुश करके रखते हो? कुछ नहीं हुआ बच्ची को, अब वो ठीक है, दादो ने थोड़ा गुस्से में कहा। तो यारम को खामोश होना पड़े। ये तो मलेशिया से हानम के पैर पर गिलास गिर गया था गलती से, इसलिए इसे इतनी चोट आ गई। दादो ने जुमला मुकम्मल किया कि यारम ने फौरन दादो को देखा, मतलब ये इस लड़की ने किया था। यारम ने गुस्सा और कोफत से आंखें बंद की। वो क्या कहता अब इस लड़की को कि वो ज़ावियार का फैसला थी, वरना वो और ज़ावियार एक दूसरे के लिए हरगिज़ भी सही नहीं थे। लेकिन ज़ावियार को कौन समझाए कि अमीरी गरीबी कुछ नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि वो लड़की अमीर है तो वो हर लिहाज से अच्छी हो, और कोई लड़की अगर गरीब है तो हर लिहाज से बुरी हो। यार ये विंडो से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, इसकी मोती के फूलों की, चमेली की। विंडो से हमारे इस घर से बाहर लगे हुए विंडो के सामने, तो रात का टाइम है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तुम ख्याल रखो हानम, यारम ये कहते उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब वो ज़ावियार से बात करने का इरादा रखता था। भाई मुझे घर जाना है, फूफू घर पर इंतज़ार कर रही होंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, हानम ने रुहासे लहजे में कहा। तो यारम 2 लम्हे इसे देखते रहा। चलो ठीक है, फिलहाल तुम आराम करो, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा, यारम कहता वहाँ से चला गया था, जबकि हानम की परेशानी अभी भी हल नहीं हुई थी। अगर इसे लेट हो गया तो वो क्या सफाइयाँ देगी फूफू को? वो सोचते सोचते अब बिस्तर पर लेट चुकी थी, जबकि दादो भी इसके पास ही बैठ गई थी। नूर किसी से खड़ी बात कर रही थी, जबकि अलमीर की नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। वो संजीदा चेहरा लिए इसे देख रहा था, जबकि नूर ने अब तक इसको पलट कर नहीं देखा था। मान हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें शायद घर चलना चाहिए अब। नूर हल्की आवाज़ में जरमान से बोली, जो खुद भी नूर का चेहरा कब से देख रहा था। जिस आंख से वो इसे देखता था वो फौरन समझ गया था कोई मसला है। जो हुक्म सनशाइन, तुम मिस्टर यारम से मिलो, हम घर चलते हैं, जरमान ने इसे संजीदा लहजे में कहा। तो उस बात में सर हिलाती पलट गई, जबकि चेहरे के तासुरात बिल्कुल सपाट थे। दूर से इसे यारम आता नजर आया तो वो मजबूत कदम उठाते इस तक पहुंची, जबकि अलमीर तो चेयर पर आराम से बैठा अपनी हाला यूसुफ को देख रहा था। शायद थोड़ा कॉन्फिडेंट इसमें आ ही गया था, जबकि चश्मा की जगह लेंस यूज किए गए थे। वैसे चश्मा भी तुम पर बुरा नहीं लगता था, हाला यूसुफ वो मिनाता खुद से कहता इसे देख रहा था, जो दूर खड़ी यारम से कुछ बात कर रही थी। जिस पर यारम ने इस बात में सर हिलाया और फिर मान भी यारम से मिला। मीर क्या हो गया तुम्हें, तुम कब से इधर बैठे हो? ज़ावियार इसके करीब आते बोला तो इसकी तरह मुतवज्जे हुआ। तुम्हारी वो अजूबा कहाँ गई जो तुम कब से मुझ पर नजर रखे हुए हो? अलमी ने बिजारियत भरे लहजे में कहा, और फिर पलट कर देखा तो हाला यूसुफ अब कहीं भी नहीं थी। इसे गुस्सा आया था इस वक्त ज़ावियार पर। बिहेव मीर, हम दोनों शादी करने वाले हैं और इसके बाद में तुम्हें इसको इन अजीब नामों से पुकारते हुए ना देखूं। तुम और इस लड़की में कोई फर्क नहीं है, लोगों के उल्टे सीधे नामों से पुकार कर तुम लोगों को कौन सी खुशी मिलती है? ज़ावियार ने हानम को सोचते हुए कहा। तो अलमीर मुस्कुराया, अरे हाँ, प्रीति हानम नजर नहीं आई, अभी तक कहाँ गई वो, मैं इससे मिला ही नहीं।
अलमीर इधर उधर नजरें घुमाता इसे ढूंढने के अंदाज में बोला तो जावियार ने कोफा से आंखें घुमाई। इसकी होने वाली बीवी अजूबा, जबकि जो असल में अजूबा है वो प्रीति हानम। जावियार ने गुस्से से इसके कंधे पर हाथ मारा तो वो होंठ गोल करता इसे देखने लगा। क्या हो गया, पार्टी में है हम, हर जगह अपना प्यार निछावर करना जरूरी है क्या? अलमीर ने माथे पर बल डाले कहा। देखो मीर, सुधर जाओ। जावियार ने उंगली उठाते कहा तो अलमीर ने नाक से मक्खी उड़ाई। हाँ यार ठीक है, लेकिन प्रीति हानम गई तो नहीं, फिर कहाँ है इसका भाई? तो वो खड़ा। अलमीर ने दूर जहद को खड़े देखकर बोला, वो इसके पैर में कांच लग गया, उल्टी सीधी करती रहती हैं हर वक्त, अब गेस्ट रूम में लेटी आराम कर रही हैं। जावियार ने सर झटकते हुए कहा, ओहो हटो, मैं मिलकर आता हूँ। अलमीर चेयर से उठ खड़ा हुआ तो जावियार ने माथे पर बल डाले। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? जावियार ने मशकूक लहजे से कहा। इसे पसंद नहीं आई थी अलमीर की फिक्र। अरे यार, इसने हमारी दादों की जान बचाई थी, हम इसकी जरा सी हेल्प नहीं कर सकते क्या? और देखो इसकी बात है, आपस की बात है, वो लड़की मुझे अच्छी लगी है बहुत। अलमीर ने संजीदा लहजे में जावियार से कहा। तो अच्छी लगती हैं जुमले पर जावियार ने इसे घूरा। अरे मेरा मतलब लड़की का नेचर अच्छा है यार, और तुम भी जरा तमीज से रहा करो, बहुत बदतमीजी की है तुमने कल इससे। जयान और दादू तुमसे कल इससे इसलिए सही से बात नहीं कर रहे कि तुमने इनकी फेवरेट लड़की को बातें सुनाई थी। तो बेटा तुम रखो भी है, दूसरों को तमीज कर के दर्स देते फिरते हो खड़ूस आदमी। अलमीर ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा तो जावियार इसका हाथ झटकता वहां से चला गया। एक तो 2 मिनट में इसके दिमाग के तारों में शॉर्ट सर्किट्स होते रहते हैं, अजीब आदमी। अलमीर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा और गेस्ट रूम की तरफ चल दिया। अरे प्रीति हानम, क्या हुआ तुम्हें? मैंने सुना है तुम्हारा पैर जख्मी हो गया। कौन सा गेम खेल रही थी मेरे बगैर? अलमीर कमरे में रखे सोफे पर बैठते बोला तो वो मुस्कुराई। वो असल में एक अजीब सी लड़की ने मेरे पैर पर गिलास गिरा दिया, वरना मैं गेम खेल रही होती तो आपको जरूर बुलाती। हानम ने मुस्कुराते हुए कहा तो अलमीर के माथे पर बल पड़े। अजीब सी लड़की तो यहाँ एक ही थी, बस वो अजूबा। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही? अलमीर ने पुरसोच लहजे में कहा तो हानम नासमझी से इसे देखने लगी। इससे क्या पता था अलमीर अजूबा किससे कहता है? अरे मेरा मतलब है मलीशा, जावी डार्लिंग वाली मलीशा। अलमीर जावी डार्लिंग मलीशा की एक्टिंग करते हुए बोला तो हानम बेसाख्ता हंसने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल वही लड़की, ऐसे ही बोल रही थी जावी डार्लिंग। हानम तेजी से सारी लाती हंसती हुई बोली और खुद भी मलीशा की नकल उतारते हुए आखिरी जुमला बोला तो अलमीर और हानम दोनों हंसने लगे। वो कौन थी? हानम ने अलमीर के दोस्ताना लहजे को महसूस करते पूछा, वरना इस जल्लाद अकड़ू से ये सवाल करने की इसकी हिम्मत भी ना होती। वो मेरे भाई की ना होने वाली बीवी है, जिसे लगता है कि वो इसकी होने वाली बीवी है। अलमीर ने गहरा मुस्कुराते कहा, जबकि इसकी बात को समझते हानम फिर हंसने लगी। जावियार सर इससे शादी करेंगे? मुझे तो काफी हैरानी हो रही है। जावियार सर कुछ चॉइस को देखते हानम खासा हैरान लहजे में बोली। हाँ पसंद वो इसे खुद भी नहीं है, 2 मिनट से ज्यादा इसके पास टिकता नहीं, लेकिन वो अमीर है, अच्छे खासे खानदान घर की लड़की हैं, तो बस ये देखते इसे शादी कर रहे हैं। इसे लगता है कि ऐसी लड़कियां बहुत लॉयल होती हैं, बेवकूफ खड़ूस। अलमीर ने सर झटकते कहा तो हाना भी संजीदा हुई। इसे याद था जावियार ने इसे गरीबी पर कितना जलील किया था और आज भी वो इसे इसी वजह से हकारत से देखता था। हानम ने हल्का सा सर नफी में हिलाते जावियार की सोच पर सर झटका था। चलो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। हानम को ताकीद करता वो उठकर बाहर जा चुका था, जबकि हानम गहरी सोचों में गुम हो गई थी। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी थी। आली पीछे सीट पर लेटे सो चुका था, जबकि नूर ने भी सीट से टेक लगाए आंखें बंद कर रखी थी। बार बार माही की कॉल आ रही थी, लेकिन वो नहीं उठा रही थी, जबकि हर थोड़ी देर में जरमान नजरें घुमाते इसी का चेहरा देख रहा था। यकीनन कोई तो बात थी, इसका मुरझाया चेहरा जरमान को खटक रहा था। पार्किंग में गाड़ी पार्क की तो नूर ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला, जबकि जरमान ने भी पीछे सीट से आलियान को गोद में उठाया और अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गया। नूर ने घर में कदम रखा तो माही आई। इतनी देर हो गई थी आप ही, आपने हमारी कॉल भी रिसीव नहीं की। हम कितना परेशान हो रहे थे, नींद से हमारा बुरा हाल था, लेकिन फिर भी जाकर हम आपका इंतजार कर रहे थे। माही इसके आते ही शुरू हो चुकी थी, जबकि वो खामोश थी। जरमान भी नूर को ही देख रहा था, फिर आलियान को उठाए कमरे में ले गया और वहां इसके शूज वगैरह उतारते इसे लिटाता बाहर आ गया। माही तुम जाओ, आलियान के कपड़े चेंज करो और आराम करो। जरमान ने मुस्कुराते इसके सर पर हाथ रखा और एक नजर नूर को देखा, जो सोफे पर बैठी सामने लगी वाल को घूर रही थी। वो किचन की तरफ बढ़ा और 2 कप चाय बनाते कप लिए इसके पास आकर बैठा। चाय जरमान ने कप इसके सामने किया तो वो होश में आते इसे देखने लगी और फिर देखते ही देखते इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। इसकी आंखों में आंसू देख जरमान बुखलाता 2 कप टेबल पर रख गया। हाला नूर, क्या हुआ यार? जरमान इसके करीब हुआ, लेकिन इसे हाथ नहीं लगाया, जबकि वो चाहता था वो इसे हाथ थाम के सहारा दे, जो बुरी तरह बिना आवाज के सिसकियों से रो रही थी, लेकिन वो इसे कभी नहीं छूता था। हक ही नहीं था इसके पास कोई।
مان مان وہ آ گیا، نور چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی روتے روتے بولی۔ تو زرمان ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھے گیا، خاموشی سے رکی دھڑکنوں سے اسے جو خدشہ لاحق ہوا تھا وہ اس کی شریانوں میں شدت سے خون دوڑا گیا تھا۔ کون؟ زرمان کے پوچھنے پر نور چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اسے دیکھے گئی۔ المیر وجہ سکندر۔ نور نے یہ لفظ ادا کرتے آنکھیں سختی سے میچی تھی، جبکہ زرمان کو لگا اب اس کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اسے دیکھنے لگا۔ تو پھر؟ زرمان نے اس کا چہرہ دیکھتے سوال کیا۔ دھڑکنیں رک رک کر اپنا کام کر رہی تھی۔ زرمان کو ڈر تھا آگے کے جملے سنتے کہیں یہ بند نہ ہو جائیں۔ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، بہت نفرت، شدید نفرت۔ نور نفرت سے دبی دبی آواز میں چیخی۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ اسے تو آنا تھا ہی، پھر اس طرح رونے کی وجہ؟ زرمان نے دل میں چھپا سوال کیا۔ تو نور آنسو صاف کر گئی۔ ہاں ہم جانتے وہ آئیں گے، اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ہم ایسے ہی روئیں گے جب وہ واپس آئیں گے، ہمارا ہر زخم تازہ ہوگا، ہم جانتے تھے، نور نے نفرت سے کہا۔ تو زرمان پرسوچ لہجے میں سر اس بات میں ہلا گیا۔ ہم نے آپ سے کہا بھی تھا ہمیں یہاں جاب نہیں کرنی، ہم کہیں بھی کر سکتے تھے، ہمیں انہیں کبھی فیس نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ ایک بار پھر ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ اپنا سر تھامتے روتے ہوئے بولی۔ تو زرمان اس کے قریب ہوا اور اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا جھکا سر اٹھایا۔ تو نور بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ زرمان کو لگا یہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کا دل چیر دیں گی۔ وہ لڑکی معصومیت کا پیکر تھی، اسے نفرت سی ہوئی تھی المیر وجہ سکندر سے۔ تم کمزور نہیں ہو سن شائن، تم نے جو سہا ہے اگر کوئی اور سہتا تو دم گھٹ کر مر جاتا، تم نے جو برداشت کیا ہے اگر کوئی کر لیتا تو آخر میں حرام موت کو گلے لگا لیتا، لیکن تم مضبوط تھی، تم کمزور نہیں تھی، تم نور ہو، وہ کمزور حالہ مر چکی ہیں، جو تم ہو وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ زرمان اس کی آنکھوں میں دیکھ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو نور اسے دیکھے گئی۔ یہ شخص اسے ہمیشہ مضبوط کرتا تھا، جب بھی وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگتی تھی وہ اسے سہارا دیتا تھا۔ وہ اگر آ گیا ہے تو وہ کیا کر لے گا؟ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے 5 سال پہلے، اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے وہیں نور رہو جو تم ہو، واپس اس حالہ کو جنم مت دینا خود میں۔ زرمان نے شہادت کی انگلی سے اس کا چہرہ چھوتے اس کے آنسوؤں کو چہرے سے مٹایا تھا کہ حالہ روتے روتے سر اس بات میں ہلا گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ صوفے کی پشت پر سر گراتے آنکھیں بند کر گئی۔ زرمان اس کے چہرے کو دیکھے گیا تھا، آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشانات چہرے پر ٹکے تھے، آنکھوں کے پپوٹے پھول چکے تھے۔ یہ لڑکی اتنی نازک تھی کہ اگر وہ روتی تھی تو اسے دیکھ زرمان کا دل حلق میں آ جایا کرتا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا بیٹھا کئی لمحے اسے دیکھے گیا، جو شاید روتے روتے اب سو چکی تھی۔ تم بہت حسین ہو سن شائن، زرمان نے سرگوشی نما لہجے میں کہا، اور اس کلیٹوں کو احتیاط سے اس کے چہرے سے ہٹایا، ایسے جیسے اس کی انگلیوں کا لمس بھی اسے نیند سے جگا نہ دے۔ میرے اختیار میں اگر ہو تو تمہیں گلے لگا کر چاروں طرف اپنی محبت کے حصار کی لکیریں کھینچ دوں کہ کوئی دکھ تمہیں چھو نہ سکے، کوئی غم تمہیں کبھی نہ ستائے، کہ تمہارے سارے خواب حقیقت میں بدل سکوں، کہ میں ہمیشہ صبح و شام تمہیں اپنی محبت سے سجا سکوں۔ وہ پھر سرگوشی میں اس کے چہرے کو دیکھتے بولا، جس نظر سے میں تمہیں دیکھتا ہوں میں کبھی نہیں چاہتا کوئی تمہیں اس نظر سے دیکھے۔ میری نظر میں تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، سب سے سادہ اور سب سے حسین۔ وہ اپنی آنکھوں میں اس کے لیے جتنی عزت اور جتنی محبت رکھتا تھا، ہر وقت ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں سے آج تک جان نہ ہو سکی ہو کہ وہ مر مٹا ہے اس لڑکی پر، لیکن شاید وہ بھی جان کر انجان بنی پھرتی تھی، یا پھر وہ واقعی اس لڑکے کی دل کی بات سے ناواقف تھی، کون جانتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کو اتنی حسین لگو جتنی مجھے لگتی ہو، کاش تم میری نظروں میں اس عزت اور اس محبت کو دیکھ سکو، کاش تم مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے مجھے سونپ دو، میں تم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دوں، تمہیں اتنا سنبھال کر رکھوں۔ وہ سرگوشی نما آواز میں کہتے کوئی دیوانہ لگ رہا تھا حالہ نور کا۔ اگر تم مجھے مل جاؤ تو میں ان سب کو بتاؤں کہ دیکھو کہ اس نعمت کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ وہ اسے نم آنکھوں سے دیکھے گیا کہ شاید وہ نیند سے اٹھ کر اسے ایسے دیکھ لے اور اس پر ترس کھا کر کہہ دے کہ زرمان خان حالہ نور تمہاری ہوئی، لیکن نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس جوان مرد کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، لیکن وہ گہرا سانس لے کر نظریں پھیر کر اپنے آنکھیں پوچھ گیا، پھر پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا جو سکون سے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ وہ نظریں پھیرتے لاؤنج میں کی لائٹس آف کرتا مین گیٹ سے باہر نکلتے سامنے اپنے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ پتہ نہیں اس کی نصیب میں کیا لکھا تھا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ نہ وہ حالہ سے کبھی اپنے دل کی بات کہے گا، نہ اس کی دوستی سے مان اٹھنے دے گا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حالہ یوسف اس پر بے حد بھروسہ کرتی ہیں، اور اتنی ہی نفرت وہ لفظ محبت سے کرتی ہیں، اور وہ اس دکھوں کی ماری لڑکی کو مزید کوئی دکھ نہیں دے سکتا تھا۔ یارم اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے زید نے ایک طرف سے حانم کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سے یارم
ने इसका हाथ पकड़ा और इसे एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता घर तक लेकर आई। जयराम भाई आप चले जाएं, मैं चली जाऊंगी अंदर, आप पहले मेरी वजह से इतना परेशान हो गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हानम ने परेशान लहजे में कहा। दरअसल परेशान वो इस बात से थी कि आलिया फूफो यारम के सामने किसी किस्म की बदतमीजी करनी शुरू ना कर दे। नहीं यानी मैं यहाँ तक छोड़ने आया हूँ, अंदर भी छोड़ आऊँगा, और मैं कोई परेशान नहीं हुआ, बल्कि मेरी तरफ से माजरत, मेरी पार्टी में तुम्हें चोट आ गई, आई एम सॉरी, यारम ने शर्मिंदा लहजे में कहा। तो हानम माथे पर बल डाले नफी में सारे हिलाने लगी, और इतने में ही आलिया फूफो ने दरवाज़ा खोल दिया। आलिया फूफो जो कब से परेशान थी कि ये लड़की और जैद आज तक कभी ऐसे गायब नहीं हुए थे, और ना ही जब कहीं जाते थे तो इतना लेट आते थे। वो तो ये सोच रही थी कि हानम जैद को लेकर भाग गई, लेकिन इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतनी हिम्मत वाली भी हो सकती है। भी आखिर वो किसके बलबूते पर भाग सकती हैं घर से। यही सब बातें आलिया फूफो सोच रही थी। जब दरवाज़ा बजा तो वो जल्दी से उठती बाहर को भागी। दरवाज़ा खोलते सामने नजर पड़ी तो इतने साल बाद यारम को देख वो हैरान होने लगी, और इसके हाथ में यारम का हाथ देख वाइब्रू उठाते तंजिया हानम को घूरने लगी। आ गई महारानी, गुलछर्रे उड़ाकर, और आई तो भाई को भी साथ लेकर गई थी, ऊपर से इसे भी साथ ले आई। यारम घर में कदम रखने ही लगा था जब फूफो ने अपने मुंह से जहर उगला, जिसे सुनकर यारम हैरानी से इनकी जुबान देखने लगा। इतने गलत अल्फाज वो हानम के बारे में कैसे कह सकती थी। यारम को लगा इसकी दिमाग की रगें गुस्से से फट जाएंगी। और तुम कहाँ से आ गए इतने सालों बाद। इसके हाथ में हाथ डाले, अरे शर्म ना आई तुम्हें इस तरह गैर लड़की के हाथ में हाथ डाले घर में घुसते हुए, वो भी इतनी रात गए। अब की बार फूफो का निशाना यारम था। इनकी बातें सुनकर यारम की आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हुई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी यारम और हानम के रिश्ते को, फिर वो इस तरह की बात कैसे कर सकती थी। फूफो खामोश हो जाएं, क्या बोली जा रही हैं आप, मेरे पैर में कांच लगाएं। यारम भाई मुझे घर तक छोड़ने आए हैं, हानम दबे दबे गुस्से में बोली, जबकि यारम का बस नहीं चाह रहा था सामने खड़ी औरत का अपने हाथों से गला दबा दें। हाँ तो अपनी माँ की तरह रंगरलियां मनाने जाएगी। तो आलिया फूफो ने इतना ही कहा था कि यारम गुस्से से धड़ा, बकवास बंद करें अपनी। यारम की धाड़ सुनते फूफो दरवाजे से 3 कदम दूर हुई डर कर, जबकि यारम के हाथ में कैद हानम का हाथ भी कब कपाया था। आपको पता भी है आप अपनी जबान से क्या कह रही हैं, आपको शर्म नहीं आती किसी पर बहतान लगाते हुए। यारम की धाड़ इतनी तेज थी कि फूफो की आवाज इनके हलक में दब गई थी, जबकि जैद भी डरा सहमा एक तरफ खड़ा हो गया था। हानम के आंख से आंसू एक के बाद एक गिर रहे थे। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई थी। इसने सब तसव्वुर किया था आलिया फूफो से, लेकिन ये सब इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। बहन है वो मेरी, बचपन से इन्हीं ही हाथों में पली बड़ी हैं, आप कैसे इस तरह की बकवास कर सकती हैं, सब जानते हुए भी। यारम की धार सुनते आलिया फूफो भी शर्मिंदा हुई थी। वो जानती थी यारम इसे अपनी बहन मानता है, लेकिन अपना गुस्सा इस लड़की पर भी तो उतारना था। वो इन्हें बिना बताए इतने वक्त तक गायब थी। देखो यारम, ये आवारा लड़कियों के चौंचले होते हैं, आधी आधी रात को गायब रहना, और हम एक मुअज़्ज़िज़ लोगों के बीच रहते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। शरीफ घर की लड़कियां आधी आधी रात को घर आएँ तो मैं तो बस इसकी फिक्र में कह रही थी। आलिया फूफो यारम के रोब और गुस्सा देख कर इस बार इज्जत और तमीज़ के दायरे में रह कर बोली थी, यारम भाई रहने दें, आप मैं मैनेज कर लूँगी, काफ़ी रात हो गई है, हानम ने बात संभालते हुए कहा, जबकि यारम का बस नहीं जा रहा था हानम और जैद को यहाँ 1 मिनट ना रुकने दिए। यारम ने आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल किया और हानम की तरफ देखा। देखो हानी, कोई परेशानी हो या कोई कुछ कहे तो तुम्हें मुझे फौरन बताओगी। यारम ने खा जाने वाली नज़रों से फूफो को एक नज़र देखकर कहा तो आलिया फूफो ने थूक निकला, जी भाई आप परेशान नहीं हो, कल मिलते हैं ऑफिस में। हानम ने मुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। नहीं तुम आराम करो, कल मत आना ऑफिस, यारम ने इस बार नरम लहजे में कहा। नहीं भाई, अगर मुझे तकलीफ ना हुई तो मैं आ जाऊंगी। हानम के कहने पर यारम ने सर इस बात में हिलाया और इसके सर पर हाथ रखते जैद के बाल बिगाड़ते गुस्से भरी नजर आलिया फूफो पर डालता चला गया था, जबकि आलिया फूफो के जिस्म से सन्नाटे निकलने लगे थे। ये ऐसा तो नहीं था इतना गुस्सा करने वाला, बल्कि ये तो बहुत नरम मजाज इंसान था। आलिया फूफो ने खुद से बातें करते कहा तो हानम जो अपने कमरे में जा रही थी रुक कर इन्हें देखने लगी। आपने अपनी बातें देखी हैं कितनी घटिया होती हैं, ऐसी बातें सुनकर मुर्दे भी बोल उठे। हानम गुस्से में कहती अपने कमरे में चली गई थी, जबकि फूफो का बस ना चला इस लड़की के सर पर कुछ दे मारे। वो भी बुड़बुड़ाती अपने कमरे में चली गई। वो इस वक्त तक अपने कमरे में मौजूद था, रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा, लाइट्स ऑफ किए, आंखें बंद किए, धीरे धीरे झूल रहा था।
ज़हन की डोरियां 5 साल से बस इन्हीं लफ्ज़ों में अटकी थी जो इसने इस दिन कही थी हाला यूसुफ से। हाला यूसुफ की यूनिवर्सिटी से जाने के बाद वो अपने दिल की मानते कदम उठाते इस तरफ आया था जहां वो रोते रोते गिर गई थी। वहीं इसी जगह अलमीर भी आया था जब वहां कुछ नहीं, लेकिन इससे हाला यूसुफ का ब्रेसलेट पड़ा मिला था। ये ब्रेसलेट तो हमेशा इसने हाला यूसुफ के हाथ में देखा था। अलमीर ने वो ब्रेसलेट उठाते जेब में रख लिया था और इस दिन से लेकर आज तक वो ब्रेसलेट अपने साथ ही रखता था। वो खुद भी नहीं जानता था वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन इसे कभी ये याद नहीं पड़ा था कि इस ब्रेसलेट को इसने खुद से कभी दूर किया हो। वो हमेशा इसकी वॉलेट में या फिर इसकी जेब में होता था। अभी रिवॉल्विंग चेयर पर आंखें बंद किए धीरे धीरे झूलते हुए अपनी मुट्ठी में इस ब्रेसलेट को कैद किए हुए था। आप ऐसे मत कहें प्लीज़, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे, हम सच कह रहे हैं। ज़हन के पर्दों पर ये अल्फाज गूंजे तो अलमीर ने झटके से अपनी आंखें खोली थी। हम सामने ही, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप प्लीज़ हमारे साथ ये मत करें। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप तो बहुत अच्छे इंसान थे ना। नज़रों के सामने वही रोता चेहरा, वही तड़प देखी थी जबकि लफ्ज़ कानों में हथौड़ों की तरह पड़ रहे थे कि अलमीर ने घबराते अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। आज इन लफ्ज़ों की तकलीफ़ इस दिन से ज़्यादा महसूस हुई थी अलमीर वजह सिकंदर को। वो समझ नहीं पा रहा था अपनी कैफियत, लेकिन इसे ये अंदाज़ा हो रहा था कि इसने जो हाला यूसुफ के साथ किया था वो ठीक नहीं था। आंखें खोलते हुए इस ब्रेसलेट को हाथ में थाम गया था। मुझे यकीन है हाला यूसुफ आज भी वैसे ही होगी। वो अपना पहनावा बदल सकती है लेकिन अपनी आदत, ये कहते अलमीर मसरूर सा मुस्कुराया था। तुम्हारा वो डरना, घबराना, शर्माना, मेरा नाम कहते लड़खड़ाना, नज़रें झुकाना, ओफ हाला यूसुफ, तुम कोई नशा थी शायद। वो 5 सालों से मेरे सर पर सवार थी और अब सामने आकर तुमने मेरे नशे को बढ़ावा दिया है और कुछ नहीं। वो मुस्कुराते हुए लफ्ज़ अदा कर रहा था, इस बात से अनजान कि वो तबाही की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है और आज के बाद आने वाला हर दिन इसे हाला यूसुफ का दुखों का हर्जाना भरना होगा। वो मुस्कुराते इस ब्रेसलेट पर होंठ रखते आंखें बंद कर गया था। आधी रात गुजरी ही थी कि नूर की आंख खुली। इसने अपना चेहरा मोड़कर इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर इसके सामने टेबल पर नजर पड़ी जहां 2 चाय के कप रखे थे। धीरे धीरे दिमाग उजागर हुआ, सब कुछ किसी फिल्म की तरह दिमाग में चलने लगा। एक आंसू आंख से टूटकर इसकी गोद में रखे हाथों पर गिरा था, जिससे वो हाथ के पूंछ से रगड़ती अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर इसने चेंज किया और बिस्तर पर जाकर लेटी, लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। असाब पर सदियों जैसी थकन सवार थी, इसलिए आंखें बंद कर गई। माजी वो कमरे में बैठी अपने करदा गुनाह का मातम मना रही थी जब शम्मा बेगम इसके कमरे में आई। उठे, आपको रुखसत करने का वक्त हो गया है। शम्मा बेगम ने इसका चेहरा देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें साके सी एक जगह को घूर रही थी। शम्मा बेगम के दिल में सुई सी चुभी थी। जो भी थी वो इनकी अपनी बेटी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे इनका दिल किया था काश वो इनकी बेटी ना होती जो इनकी और अपनी इज्जत को दागदार कर गई। न जाने इसने और क्या क्या कर दिया होगा इस इंसान की झूठी मोहब्बत में आकर। शम्मा बेगम ने आंखें सख्ती से मीचते सोचा था और अपने आंसू पूछे थे। हमने कहाँ है, उठे और कितना हमारी इज्जत का तमाशा बनाएंगी। शम्मा बेगम ने तेज आवाज में कहा तो वो होश में आई और उठी। अम्मी हमें माफ़ कर दें, अम्मी हमने कुछ नहीं किया था, बस किसी की झूठी दुनिया में खो गए थे, किसी के झूठे लफ्ज़ों पर भरोसा कर लिया था। अम्मी हमें माफ़ कर दें, हम पर यकीन करें, हम आपकी बेटी हैं, हम कुछ गलत नहीं कर सकते। वो शम्मा बेगम के हाथों को थामते इन्हें अपनी पाकदामनी की गवाही दे रही थी जब वो गुस्से से इससे हाथ छुड़ा गई। मर गई आपकी अम्मी, आइंदा हम आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकेंगे। हाला आपके अबू और हमने बचपन से अपनी बेटियों को एक ही चीज़ सिखाई थी कि मर जाइएगा मगर इज्जत पर कभी समझौता नहीं करिएगा। और आपने क्या किया, पूरी यूनिवर्सिटी में अपने झंडे गाड़ कर आ गई। अरे आप पैदा ही क्यों हुई थी हाला, मर जाती तो आज हम यूं सर झुका के साथ के सामने ना खड़े होते। अब हम आसिया भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे और हर घर में हमारी इज्जत के ढिढोरे पीटेंगी। आपने कुछ नहीं सोचा हाला, आपने कुछ नहीं सोचा। शम्मा बेगम इसे झटकते हुए बोली थी। अब क्या झंझोड़ कर बताना पड़ेगा आपको कि ए बिनते हवा आप कीमती हैं, आपकी इज्जत कीमती है। और किस तरह से बताते हाला नूर, आपने साबित कर दिया कि लोग बेटियां इसलिए पैदा करने से डरते हैं। चली जाएं यहाँ से और याद रखिएगा उस घर में मरती मर जाइएगा लेकिन हमारा मान मत टूटने देगा। इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाइएगा वरना समझ लीजिएगा आपकी माँ भी मर गई। शम्मा बेगम इसे जोड़कर बोलते एक झटके में छोड़ गई थी।
कि वो ज़मीन पर जा गिरी थी, आंखें स्टिल एक जगह पर जमी थी। क्या इससे वाकई इतना बड़ा गुनाह हो गया था जितनी बड़ी सज़ा इसकी माँ ने इसे सुनाई थी? शायद हाँ, माँ बाप का भरोसा तोड़ने वाली लड़की की यही ज़िंदगी होती है, हराम मोहब्बत में पड़ने की यही सज़ा होती है। वो उठ खड़ी हुई थी जबकि शम्मा बेगम अब रोते बिस्तर पर ढह सी गई थी। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, हम मर जाएंगे लेकिन इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं हमारा जनाजा उसी घर से उठेगा। वो इतना सफाक लफ्ज़ मुंह से अदा कर गई थी कि शम्मा बेगम का कलेजा मुंह को आ गया था। जबकि वो नढाल से साकित और जामिद खड़ी थी। कुछ ही देर में वो इस घर से जा चुकी थी। साथ गर्दन अकड़ा कर तंजिया नजरों से बराबर में बैठी लड़की को देख रहा था जो अपने हाथों में न जाने क्या घूर रही थी। जब एक झटके से गाड़ी इसके फ्लैट की पार्किंग में आकर रुकी। दरवाजा खोलते साथ इसकी तरफ आया और इसे घसीट कर बाहर निकाला, जबकि वो कटी डाल डोर की तरह इसके साथ चल दी। घर में कदम रखते वो मुस्कुराते इसे घसीटता अपनी माँ के कमरे में ले गए, जो बिस्तर पर बैठी थी, बीमार सी नढाल सी। हाला नूर का हाथ खींचते इसने एक झटके में अपनी माँ के कदमों में फेंका था। अरे तो इस लड़की को ब्याह के ले आया? जब तुझे पता चल गया कि ये बदकिरदार है तो फेंक आता, वहीं यहाँ क्यों लाया? आसिया बेगम ने नखूस से लहजे में कहा। मुझे झूठा डाल रही थी अपनी माँ के सामने, मुझे रिजेक्ट कर रही थी। ये इसकी इतनी हिम्मत, इसकी शक्ल देखी है आपने? ये मुझे रिजेक्ट करेगी? सारी ये ज़िंदगी यही रखूंगा, इसे इतना तड़पाऊंगा कि भीख मांगेगी। इस गुनाह की मुझसे सारी ज़िंदगी देखिएगा आप। साथ सोफे पर शान से बैठते बोला तो आसिया बेगम सर नफी में हिला गई। देख बेटा, अब इसे ले ही आया तो ये निभा लेना शादी। मैं तुझे बसा हुआ देखना चाहती हूँ, थोड़ा गुस्सा पर काबू रखना बेटा, आसिया बेगम इसे समझाती हुई बोली, जबकि हाला वही जमीन पर गिरी माँ बेटे की बातें सुनते काँप रही थी। ये ही तो निभाऊंगा अम्मा, लेकिन सारा गुस्सा भी इसी पर उतारूंगा। खड़ी हो, एक कप चाय लेकर मेरे कमरे में पहुंचो। साथ इसे झटके से खड़ा करता बोला और खुद अपने कमरे में चला गया, जबकि वो गुमसुम सी वहां खड़ी रह गई। कुछ ही देर में साद नहाकर फ्रेश होकर अभी बाथरूम से निकला था। शायद शर्ट पहनते वो सुकून से अपने बिस्तर पर लेटा जब वो अंदर आई चाय लिए। साद ने इसे मुस्कुरा कर देखा, जबकि वो इसे थोड़ा दूर आकर खड़ी हो गई थी। हाथ में थामा वो कप कांप रहा था, जिसे देख साद गहरा मुस्कुराया। फिर इसका हाथ झटके से खींचा तो चाय का कप हालांकि हाथ पर उल्टा जलन महसूस करता वो इसका हाथ झटकती चीखी, जबकि यहाँ वो साद जैसे पागल इंसान का दिमाग खराब कर गई थी। ए नाटकबाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? हाँ। साद ने उठकर बैठते दोबारा इसका हाथ खींचा तो इस पर आ गिरी, जबकि जिस्म पूरा कांप रहा था, कुछ दर्द की शिद्दत में और कुछ इसकी गिरफ्त में। जबकि साद का तो खून ही खोल गया था। इसके बालों को खींचा तो एक दर्द भरी कराह इसके होठों से निकली, छोड़े हमें, हमें दर्द हो रहा है। वो छटपटाने लगी थी कि साद ने एक जोरदार बालों को झटका देते छोड़ा तो वो जमीन पर गिरी। आइंदा मेरा हाथ झटकाना तो ये झटका ना तो ये धीड़ उधेड़ दूंगा, समझी? अब चल, अब जा कपड़े बदल कर आ, साद ने कहा तो हाला इसकी बात का मतलब समझते डबडबाती नजरों से इसे देखने लगी, जिसे नजरअंदाज करता वो मुस्कुराया। जा कपड़े बदल कर आ। साद की धाड़ पर वो उछल पड़ी, कांपते हाथों से कपड़े निकालते वो 20 मिनट लगाकर कपड़े बदल कर आई तो साद माथे पर बल डाले इसको देख रहा था। इधर आ। साद ने इसे उंगली के इशारे से बुलाया तो आंखों में मोटे मोटे आंसू भरती से देखने लगी। अगर मैं वहां आ गया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ता हुआ लाऊंगा, इसलिए फौरन यहाँ आ जा। वैसे भी इतनी देर से बाहर आते तूने मेरा खून जला जला कर कम कर दिया है। साद ने इसे वार्निंग दी तो वो रोती कांपती छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आई तो वो बिस्तर से टेक लगाते मुस्कुरा कर इसे गहरी नजर से देखता उंगली के इशारे से मजीद करीब बुला गया। वो डरती डरती करीब आई तो इसका हाथ खींचते एक झटके में साद ने इसे बिस्तर पर अपने बेइंतहा करीब बिठाया और इसके एक हाथ थामता अपनी शर्ट पर रख गया। बटन खोल। इसके हाथ के नीचे रखा हाला का हाथ जी जान से कांपा था। वो बच्चों की तरह रोते सर नफी में हिलाने लगी। हमें माफ़ कर दे प्लीज़, हमें माफ़ कर दे। वो रोते रोते नफी में सर हिलाने लगी तो साद की आंखों में एक लम्हे में गुस्सा छाया और गर्दन से इसके बाल मुट्ठी में जकड़े। मैंने कहा खोल, तो वो मजीद रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बटन खोल गई। हम तेरी इस खूबसूरती का लोग मजाक ही उड़ा सकते हैं, मोहब्बत तो इसे कोई नहीं कर सकता। साद इसके गाल पर हाथ की पूंछ को फेरते हुए बोला तो हाला सख्ती से आंखें मीच गई। इसे अलमीर के अल्फाज याद आए थे। इसने भी तो यही कहा था कि इसकी सूरत मोहब्बत करने के लिए नहीं बनी। मुझसे धोखेबाजी की है तूने और मुझसे धोखे का अंजाम तो अब सारी ज़िंदगी भुगतेगी। तुझे अच्छी तरह बताऊंगा कि एक बदकिरदार लड़की की ज़िंदगी कैसे होती है। इसे एक झटके से बिस्तर में एक पर गिरा था, इस पर हावी हुआ था और फिर इस पर इस तरह से तशद्दुद किया था कि इस नाजुक लड़की की रूह तक कांप गई थी। शाम से रात और रात से अगला दिन शुरू होने को था, लेकिन इसने रहम नहीं खाया था। जब फजर के अजानों में वैसे खुद से दूर झटकते औंधे मुंह सो गया था। हाला नूर इस वहशी दरिंदे को बर्दाश्त न कर पाते बेहोश हो चुकी थी, जबकि इसकी कुर्बत में हाला नूर ने इस शख्स से भी ज्यादा अलमीर सिकंदर से नफरत की थी, बेतहाशा नफरत।
सुबह वो दर्द से चूर होते वॉशरूम में गई और शावर खोलते इसके नीचे बैठकर बेतहाशा रोई थी। कभी बालों को नोचती, कभी अपना चेहरा नोचती। कुछ ही देर में वॉशरूम का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया गया तो वो हड़बड़ा कर उठी। टूटे जिस्म के साथ वो कपड़े बदलती बाहर निकली तो साद माथे पर बल डाले सामने खड़ा था। क्या कर रही थी इतनी देर से? ऑफिस जाना है मुझे, हटो पीछे। इसका बाजू खींचते इसे झटके से एक तरफ किया और कपड़े थामे वॉशरूम में बंद हो गया। जबकि अपने बाजू की तकलीफ पर वो बिलबिला उठी। वो ऑफिस जा चुका था, जबकि कितनी ही देर वो भूखी प्यासी अपने कमरे में बैठी अपनी जिंदगी पर मातम करती रोती रही। पूरा दिन गुजर गया था, इसने कुछ नहीं खाया था। जब वो घर वापस आया, घर में अंदर आते देखा तो उसकी माँ के कमरे से आवाज़ें आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ नजर उठाई तो उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो भागा, वो माँ के कमरे में गया तो वो चीख चीख कर बेहाल हो चुकी थी। क्या हो गया अम्मा? वो परेशान सा इनका पास आकर बैठा तो वो बेहाल से इसके सीने से लग गई। भाई, तेरी बीवी ने सुबह से मुझे खाने को नहीं पूछा, ना पानी को पूछा। इससे अच्छा तो वो मुलाजमा लगे रहने देता। कम अज कम मैं खा पी तो लिया करती थी, लेकिन वो कलमुई तो सुबह से मेरे कमरे में झांक कर भी ना गई। हाय, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। ना मैंने दवाई खाई, ना मैंने सुबह से पानी पिया। आसिया बेगम रोते रोते बोली। जब वो जल्दी से उठते गिलास में पानी भरता इनके मुंह से लगा गया। इन्हें तरीके से लिटाते वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा धाड़ से खोलते इसकी नज़र सामने पड़ी थी, जहाँ वो तकिए में मुंह दिए शायद रोते रोते सो गई थी। पानी का जग उठाते साद ने इसके मुंह पर पानी फेंका तो वो झटपटा कर बिस्तर से उठी। सामने साद को गुस्से में देखकर इसके ओसान खता हुए थे। जब साद ने एक झटके से इसे बिस्तर से खड़ा किया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्या आराम करवाने के लिए लाया हूँ मैं तुझे महारानी? जो तू यहाँ बिस्तर पर पड़ी थी, इस घर को संभालना है तुझे। ना तो मैंने तेरी ना तो मैं मेरी माँ को जाकर देख, जो भूख प्यास से बेहाल पड़ी है, और तू यहाँ पड़ी सो रही है। साद ने इसे कई थप्पड़ मारे कि वो बिस्तर पर रोती चीखती ढह से गई, लेकिन इस जालिम को तरस नहीं आया। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें माफ़ कर दें। आहो, हाथ जोड़ते बोली तो साद ने अपना बेल्ट निकालते इसे बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। इसका दिमाग बुरी तरह से खोल चुका था। जबकि वो ज़मीन पर पड़ी न ढाल से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई इसकी सुनने वाला नहीं था। अपना गुस्सा इस पर उतारते वो थक हार के बेल्ट वहीं फेंकते वहाँ से वॉशरूम में बंद हो गया था। जबकि वो जिसकी पुष्ट खून से रंग गई थी, कपड़े फट चुके थे, न ढाल से ज़मीन पर पड़ी रही। कुछ ही देर में वो बाहर आया तो सामने नजर गई जहाँ वो अभी तक पड़ी थी। तुम अभी तक यहीं पड़ी हो? खड़ी होकर खाना बनाओ, जाकर जल्दी करो। चीखा तो हालत जख्मों से चूर बदन लेकर उठी, कपड़े लेते वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। जबकि आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था, लेकिन वो हिम्मत करती उठकर वॉशरूम में कदम रख गई। जब इसे पीछे से साद की आवाज़ आई, 2 मिनट में आना बाहर। अगर बाथरूम में जाकर रोना धोना करके टाइम वेस्ट किया तो वही कब्र बना दूंगा तुम्हारी। साद के वार्न करने पर वो वॉशरूम में बंद हुई और रोते रोते तकलीफ के साथ कपड़े बदलते वो थोड़ी देर में बाहर आई और फिर कदम किचन की तरफ बढ़ा गई। यार, ऐसे भी हस्बैंड होते हैं कोई, अल्लाह माफ़ करे। खाना बनाना इसे आता नहीं था, इसने तो कभी नहीं बनाया था अपने घर में। अब वो क्या करती? इसे सोच सोच कर रोना आने लगा। अंदर से दिल कांप रहा था, लेकिन कुछ तो बनाना ही था। जल्दी जल्दी वो अपनी माँ की तरकीब ज़हन पर जोर डालती याद करने लगी। जब एक बार इन्होंने इसे बता कर कढ़ाई बनवाई थी, लेकिन सही से इसे कुछ याद भी तो नहीं आ रहा था। आंसू साफ करते जल्दी जल्दी चिकन निकालते वो कढ़ाई बनाने लगी। थोड़ी देर बाद साद बाहर आया तो वो किचन में काम करती नजर आई। क्या हुआ, खाना बना नहीं है अब तक? साद माथे पर बल सजाते बोला तो वो डरते 2 कदम पीछे हुई। जी जी, बन गया, बस रोटी बनानी रह गई। वो डरते डरते बोली तो साद ने सारा इस्बात में हिलाया। जल्दी जल्दी रोटियां बनाओ, मैं अम्मा को बाहर लेकर आता हूँ। साद बोलता अंदर जा चुका था, जबकि रोटी बनाना हाला को आती थी, इसलिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी। कुछ ही देर में वो आसिया बेगम का हाथ थामता बाहर लेकर आया और इन्हें डाइनिंग टेबल के पास लाकर चेयर पर बिठाया और खुद भी आकर बैठा। जब कुछ ही देर में हाला जल्दी जल्दी खाना लगा गई। आसिया बेगम इसका चेहरा देखने लगी, जहाँ पर जगह जगह नील के निशान थे, जबकि हाथों पर चोटें लगी थी, लेकिन वो फिर भी नजर झुकाए इनके सामने खाना लगा रही थी। साद ने पहला नवाला मुंह में डाला तो मुंह से नवाला थूकता गिलास में पानी निकालते पी गया। जबकि आसिया बेगम भी इसे देख मुंह में नवाला रखते जायका देखने लगी, जिसमें नमक मिर्ची भर भर कर डाला गया था कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज अगर ये खाना पूरा खा रहे तो यकीनन आज ही अल्लाह को प्यारी हो जाती। अरे पागल हो गई है क्या? ये क्या बना दिया तूने? नमक मिर्ची डाली है, ये जहर डाला है। अरे मारेगी क्या हमें? वो गुस्से से मुंह बनाते बोली तो वो डर कर साद का चेहरा देखने लगी, जो अब गुस्से में एक और गिलास मुंह से लगा गया था। हाला को लगा था आज वो इसे जान से मार देगा। वो एक कदम पीछे हुई डर कर, तो साद ने उठते ही इसके मुंह पर थप्पड़ मारा, जिसे बर्दाश्त ना करते वो जमीन पर गिरी। जानबूझकर किया इतना तूने? ये बदला लेती है मुझसे, बदकिरदार लड़की। तेरी इतनी हिम्मत? साद गुस्से में चीखा तो वो रोते रोते नफी में सारे हिलाने लगी। अभी थोड़ी देर पहले की मार से ही इसका बदन टूट रहा था, अब वो मजीद कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
हमें हमें खाना बनाना नहीं आता है, हमने कभी पहले खाना नहीं बनाया। हाला ने बहते आंसुओं के साथ कहा कि वो ज़मीन पर पड़ी काँप रही थी। झूठ झूठ बोलती है मुझसे, आज तुझे इतना मारूंगा ना तो कभी ये हरकत दोबारा नहीं करेगी। साथ गुस्से से इधर उधर कोई चीज़ तलाश करने लगा, जबकि आसिया बेगम अपने बेटे को फिर पागलपन के दौरे पड़ते देख खुद भी घबरा गई थी। इसी हाल में तो वो किसी की नहीं सुनता था। इन्हें लगा कि वो कहीं सामने पड़ी लड़की को आज जान से ना मार दे, जबकि इनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि खुद उठकर इसे रोक सके। बेटा साथ छोड़ दे, मैं सिखा दूंगी इसे खाना बनाना, तो गुस्सा मत कर बेटा। आसिया बेगम अपने बेटे को पागल होते देख बोली, जो स्टोर से डंडा उठाकर ले आया था। हाला इसके हाथ में इतना मोटा डंडा देख आंखें फाड़ी से देखने लगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं, हमें माफ कर दें। वो जमीन पर खिसकती पीछे होने लगी। जब वो गुस्से में कदम उठाता इसके करीब आने लगा। आसिया बेगम इसे इतने गुस्से में देख खुद भी घबरा गई थी बहुत ज्यादा, जबकि हाला बकायदा रोते रोते चीख रही थी। जब अचानक इनका दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिसे सुनकर वो तीनों चौंके। साद ने गहरा सांस भरा, उससे घसीट कर कमरे में फेंक आया और खुद बाहर आया। खुद को ठंडा करते इसने दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा शख्स पुलिस की वर्दी में खड़ा था, जबकि माथे पर बाल थे। वो मशकूक नजरों से इसे देख रहा था साद को, जबकि इससे देख साद की सीटी गुम हो गई थी कि पुलिस इसके गेट पर क्या कर रही थी। आई एम सॉरी बट मुझे आपके घर से काफी चीखों पुकार की आवाजें सुनाई आ रही थी। मैं यहाँ आपके सामने एक फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुआ हूँ। जरमान खान नाम है मेरा। जरमान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो साद बुखलाते से देखने लगा। नाइस टू मीट यू मिस्टर जरमान खान, मेरा नाम साद हक है। वो दरअसल मेरी अम्मी को अटैक पड़ते हैं पागलपन के, तो इसलिए वो चीखती हैं। मैंने अभी ने हैंडल कर लिया, परेशानी की बात नहीं है। साद ने खुद पर काबू पाते कहा तो जरमान नासमझी से देखता एक नज़र पीछे डालता सरा इस बात में हिला गया। जी ठीक है, अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा, मुझे खुशी होगी। जरमान ने खुश असलूबी से कहा तो साद भी बामुश्किल मुस्कुराया। जी ज़रूर। जरमान खुदाफिज कहता मुड़ गया, जबकि इसकी मुड़ते ही साद ने दरवाज़ा बंद किया और अपने माथे से पसीना साफ किया, जबकि इसकी माँ पीछे से घूर रही थी। खुद इसको पागलपन के दौरे पड़ते थे और इल्जाम माँ पर लगा रहा था। साद ने जल्दी जल्दी कुछ बनाया और खुद भी खाया और अपनी माँ को भी खिलाते हुए इन्हें दवाई देता अपने कमरे में आया था, जहां आला एक कोने में दबकी बैठी गोद में चेहरा छुपाए बेतहाशा रो रही थी। साद के अंदर आते हुए जल्दी से सर उठाती देखने लगी, जिसका गुस्सा शायद पहले से कम हो गया था। वो इसे एक नज़र देखता अपने कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो गया। थोड़ी देर में वो बाहर निकला और अलमारी से इसके कपड़े निकालते इसके मुंह पर मारे, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, इसे कहते वो बिस्तर पर ढह सा गया था। जब वो इसकी बात का मतलब समझती आंखें मीचती सिसकियों से रोने लगी। क्या ये इसकी जिंदगी थी? इसे ऐसे ही रहना था सारी जिंदगी? ये सोचते वो बेतहाशा रो दी थी। खुद को संभालते वो वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि आज की रात इसकी फिर इसी तरह से काली हो गई थी। इस शख्स ने काली कर दी थी इस शख्स ने इसकी, कि इसने पल पल मरने की दुआ मांगी थी अपने लिए। वो इस कदर अपनी जिंदगी से मायूस हो गई थी। ऐसे ही कई दिन और कई रातें गुजर की थी, लेकिन वो शख्स ऐसे ही कभी इसकी छोटी छोटी गलतियों पर इसे बुरी तरह मारता और फिर पूरी रात अपने कुर्ब से अजियत देता। जब 2 महीने ऐसे ही गुजारने के बाद एक दिन इसकी तबीयत बुरी तरह से खराब होने लगी। उल्टियां कर करके इसे सुबह से शाम हो गई थी, जबकि आसिया बेगम इसकी हालत देखते खुशी से झूम उठी थी। रात को साथ के आते ही इन्होंने समझाया और कहा कि हाला को डॉक्टर के पास लेकर जाए। वो इसे डॉक्टर के पास ले गए और इसे चेकअप करवाया तो इनका शक सही साबित हुआ था। लेकिन इसका जिस्म पर जगह जगह नील के निशान देख और इसका बेतहाशा कमजोर जिस्म देख डॉक्टर ने गुस्से से साद की तरफ देखा था, जो हर चीज से बेनियाज इस खुशी में मगन था कि वो बाप बनने वाला है। देखिए मिस्टर साद, आपकी बीवी बेतहाशा कमजोर है और ये इनकी पहली प्रेगनेंसी है, जो इनके लिए काफी हद तक खतरनाक हो सकती है। लिहाजा आप इनका ख्याल रखें, अगर यही हालत रही तो इनकी जान पर बन सकती हैं। डॉक्टरनी ने इसे समझाया, जो बेजारियत से सारा इस बात में हिला गया था। देखो डॉक्टर, ये मेरा और मेरी बीवी का पर्सनल मैटर है। तुम्हारा जो काम है बस वही करो और दवाइयाँ दे दो, जिससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे और वो सेहतमंद हो। साद ने बेनियाजी से कहा तो डॉक्टरनी को साथ बैठी इस लड़की पर बेतहाशा तरस आया, जो कुछ भी नहीं बोली थी, बस साके सी बैठी थी। कुछ मेडिसिन लिखते वो डॉक्टर इस लड़की का खास ख्याल रखने की ताकीद कर गई थी। वो दोनों अस्पताल से घर आए। जब जैसे ही लिफ्ट रुकी तो सामने इनकी जरमान खान खड़ा था, जो शायद ड्यूटी पर जा रहा था। सामने साद के साथ एक लड़की को देखा जो चादर में छुपी हुई थी। ओ अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? जरमान ने मुस्कुराते सलाम किया तो साद जरमान को देख घबराया, जबकि इससे डर था साद हाला के मुंह पर नील के निशान ना देख ले, जबकि हाला चादर में पूरी तरह छुपी साद के पीछे खड़ी थी, किसी मुर्दा वजूद की तरह। जरमान की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी, जो आधा नजर आ रहा था, जबकि होंठ के नीचे पड़ा नील का निशान देख इसके माथे पर बल पड़े थे। इसे साथ बहुत मशकूक लगता था। इसने फौरन नजरें झुकाई थी। वालेकुम सलाम इंस्पेक्टर जमान, मैं ठीक हूँ, बस जरा जल्दी में हूँ, बाद में मुलाकात होती है। साद मुस्कुरा कर इसे जवाब देता जल्दी जल्दी हाला का हाथ थामे अपने फ्लैट में जा बंद हुआ था, जबकि जरमान ने इसकी हरकतों पर माथे पर बल डाले देखा था। इस आदमी की हरकतें पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगती थी, जबकि आधी आधी रात को इसके घर से चीखों पुकार की आवाज़ें भी आती थी। इसे शक था कि वो किसी गलत काम में मुलविस ना हो, जबकि वो कभी कभी ये सोचते सर झटक दिया करता था कि शायद इसकी माँ को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से चीखों पुकार आती हैं इस घर से।
यूं ही आला की जिंदगी गुजर रही थी। वो एक बेजान गुड़िया की तरह इस घर में रहती थी जहाँ इसकी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो गई थी। माँ ने घर के दरवाजे इस पर बंद कर दिए थे और घर के अलावा इसका कोई ठिकाना नहीं था। इसका शौहर सारी रात इसे अजियत देता, दिन भर वो इस पर मार धाड़ करता, इस बदकिरदार कहता। किस दोराहे पर आकर इसकी जिंदगी थम चुकी थी वो नहीं जानती थी। इस सब का जिम्मेदार वो सिर्फ एक ही शख्स को मानती थी, अलमीर सिकंदर। इसे याद करते वो साके से गुड़िया फिर रोने लगती थी। दिल में शायद आज भी किसी कोने में वो मोहब्बत आबाद थी जिसे इसने नफरत की कब्र बनाते इसमें दफना दिया था। वो खुद को एक मरा हुआ वजूद तो सवर करती थी, अब दिन रात यहाँ इनके जुल्म बर्दाश्त करती थी, नफसियाती इंसान की मार धाड़ बर्दाश्त करती। वो रोज़ मरती थी। सुना था पहले बेटियां बोझ होती थी, दफना दी जाती थी, लेकिन दफनाई तो अब भी जाती हैं, बस अंदाज अब अलग हो गए। और इसकी माँ ने भी इसे दफना दिया था। इसी शिद्दत से अपने वजूद से नफरत हुई थी। वो क्यों पैदा की गई थी? सारी ज़िंदगी नफरत और तजलील बर्दाश्त की थी। क्या अब भी इसे आगे ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी थी? बल्कि शायद वो ज़िंदगी इस ज़िंदगी से बेहतर थी। वहाँ अज़ियत तो ना थी, लेकिन यहाँ तो रोज़ इस पर जुल्म के पहाड़ टूटते थे और कोई इसकी दिलजोई करने वाला ना था। अब तो इसके आंसू भी सूख चुके थे, अब तो इसे रोना भी नहीं आता था। वक्त के साथ साथ इसका जिस्म भरने लगा था। वो किचन में काम करती, घर समेट रही थी, जब अचानक आसिया बेगम के कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। वो भागी हुई इनके कमरे में गई जहाँ इन्हें सांस नहीं आ रहा था। वो तड़प रही थी, दम घुट रहा था, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो इन्हें पानी पिलाने लगी, लेकिन अचानक इनका सांस बंद होने लगा और यूं ही धीरे धीरे इनका वजूद ढीला पड़ गया। हालांकि को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तो इसे फ़ोन भी नहीं देता था कि वो इसे बुला ले। वो बेतहाशा डर गई थी इनका ढीला वजूद देख। दोपहर का वक्त था, साथ तो रात तक आता था। तब तक वो क्या करती, वो इनकी नब्ज़ चेक करने लगी, लेकिन हर चीज़ साकित थी। समझ ना आया क्या करे। जब कुछ सोचती इसने दरवाज़ा खोला और सामने वाले फ्लैट देखते इसने तो दरवाज़ा पीटना शुरू किया कि शायद कोई औरत आ जाए और इसकी मदद करे। सलमान खान अपने दरवाजे को बुरी तरह पीटते देख बाहर आया। सामने नजर पड़ी तो एक लड़की भरे भरे वजूद के साथ नीले कलर सादा से कमीज शलवार में दुपट्टा सीने पर फैलाए खड़ी थी। हाला सलमान को देखकर डर गई। से समझ न आया था कि क्या करे, जबकि दिल में आसिया बेगम की लाश का खौफ भी था। वो हमारी सास की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और हमारे शोर भी घर पर नहीं है, प्लीज़ हमारी मदद करें। आपके घर में कोई औरत है तो प्लीज़ इन्हें भेज दें। हाला ने रोते रोते कहा, जबकि सलमान तो उसके चेहरे पर जगह जगह निगल और खून जमा देख चौंक गया था। ये तो वही लड़की थी जो इस दिन साद के साथ थी। मेरे घर में कोई लड़की नहीं है, लेकिन चले मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सलमान खान फौरन से आगे बढ़ा तो वो भी इसके पीछे पीछे अंदर आ गई। सलमान ने आसिया बेगम की नब्ज़ वगैरह चेक की तो हाला की तरफ देखते वो नफ़ी में सर हिला गया, जिसे देख हाला चौंकती मुंह पर हाथ रखते रोने लगी। सलमान ने डॉक्टर को फ़ोन करते घर बुलाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि वो काफ़ी घंटे पहले ही इंतकाल कर गई हैं। हाला बेतहाशा रो रही थी, जबकि सलमान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तो इस लड़की के पास कोई नंबर नहीं था साद का, ना साद से इसकी कोई ऐसी खास बातचीत थी कि इसके पास साद का नंबर होता। वो आसिया बेगम की बॉडी के पास ही बैठी रो रही थी, जबकि सलमान भी लाउंज में बैठा साद का इंतजार कर रहा था। जब साद चाबी से दरवाज़ा खोलते घर में कदम रख गया। साद की नज़र सामने बैठ उठी तो अपने लाउंज में सलमान को बैठा देख वो चौंका, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आंखों में गुस्से की तपश लिए इसकी तरफ बढ़ा तो सलमान भी इसके आते ही खड़ा हुआ। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? साद ने तेज़ आवाज़ में पूछा तो सलमान के माथे पर बल पड़े, शायद वो गलत समझ रहा था। देखिए मिस्टर साद, आपकी अम्मी का दोपहर को इंतकाल हो गया है और ना आपका फ़ोन नंबर था मेरे पास और ना आपकी बीवी के पास, इसलिए मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था। सलमान ने साद के सर पर धमाका किया था तो वो भागा हुआ कमरे में गया और अपनी माँ की लाश देखता वो इनका चेहरा थपथपाने लगा, लेकिन जवाब नादार था। अपनी माँ के गले लगते वो बुरी तरह रोया था, जबकि हाला के आंसू भी नहीं थम रहे थे। सलमान इन्हें देख खामोशी से घर से चला गया था। अगले दिन इनकी तदफीन के बाद सब लोग जा चुके थे, जबकि घर में सिर्फ हाला और साद बचे थे। साद के दिमाग में वो मंजर लहरा रहा था जब इसने सलमान को अपने घर में देखा था। इसे शक था कि इसकी माँ को भी हाला ने ही मारा है दम घूंट कर। अचानक वो खड़ा हुआ कमरे में गया जहाँ हाला बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में दवाइयाँ लेके खा रही थी। साद ने कदम बढ़ाए और इसे घसीटते हुए बाहर लाने लगा, जबकि हाला इसकी हरकत पर घबरा गई थी। अचानक इसे क्या हुआ था? इसने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर अचानक साद को क्या हुआ था? साद आप क्या कर रहे हैं? छोड़े हमें। वो अपना हाथ छुड़वाने लगी तो साद ने झटके से इसे ज़मीन पर फेंका। वो अपने नफसियातीपन में ये भूल गया था कि वो इसके बच्चे की माँ है। हाला बुरी तरह से पेट पकड़े दर्द से चीखी तो साद पागलों की तरह किचन में कुछ तलाश करने लगा। साद क्या कर रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं किया साद, वो रोते बोली तो साद इसके करीब आते इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ गया। तेरी हिम्मत कैसी हुई गैर मर्द को घर में बुलाने की? हाँ, तो बदकिरदार लड़की, मेरे पीछे मर्दों को घर में बुलाती है, मैं तुझे आज जान से मार दूंगा। साद ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा तो वो लड़क कर दूर जा गिरी। साद उठता फिर किचन में कुछ तलाश करने लगा। जब मखसूस चीज़ के मिल जाने पर साद ने मुस्कुराते इसकी तरफ देखा। साद ये क्या कर रहे हैं आप? इसके हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल देख वो बुरी तरह चीखने लगी, लेकिन वो करीब आते इस पर तेल छिड़कने लगा। वो बुरी तरह से चीखने लगी। जब सलमान खान जो अपने फ्लैट में दाखिल हो रहा था किसी की चीख सुनते पलटा, सामने फ्लैट से चीखों पुकार सुनते देख वो दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा बजाने लगा, लेकिन ना चीखें रुकी ना किसी ने दरवाज़ा खोला।
आवाज़ें बुलंद होते देख जरमान ने होल्डर से गन निकाली और दरवाज़ा तोड़ने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, जरमान ने देखा साद अपनी बीवी के ऊपर कुछ छिड़क रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। जरमान ने वो खुशबू सूंघी जो मिट्टी की तेल की थी। जरमान भागा हो गया और साद को दूर फेंका हाला से। जरमान को आते देख साद मजीद पागल हुआ था। ए तू क्यों आया है यहाँ? तू जा यहाँ से, ये मेरी बीवी है। वो जरमान की तरफ बढ़ते हुए बोला तो जरमान ने इसके इरादे समझते गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो दर्द से बुलबुला उठा। जाहिल इंसान, अपनी बीवी को जला रहा था, तुझे शर्म नहीं आई? जरमान ने एक घोंसा इसके पेट में मारा तो वो तड़प उठा, जबकि हालत तो बुरी तरह से घबराते रोने लगी। अगर आज इसे इसके बच्चे को कुछ हो जाता तो वो बुरी तरह से रो रही थी। जरमान आगे बढ़कर हाला को सहारा देते उठाने लगा, लेकिन साथ जो दौरा पड़े दर्द से करा रहा था। जरमान का हाला को छूते देख गुस्से से चीख उठा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरी बीवी को छुआ? साथ चीखा, लेकिन जरमान नजरअंदाज करता इसे उठाने लगा, जिसे देख साथ मजीद गुस्से में आया और माचिस हाथ में आते इसने एक नज़र जरमान और हाला को देखा और दूसरी नज़र माचिस को, और फिर वो माचिस जलाता कि इतनी देर में साद के दिमाग पर किसी ने गोली मारी थी और साद की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो सीधा जमीन पर जा गिरा था। जरमान ने हैरान होते हाला को देखा जिसके हाथ में इसकी गन थी और वो खुद बेतहाशा कांप रही थी, जबकि इसे यकीन नहीं आ रहा था ये गोली इसने चलाई। वो फटी फटी आंखों से सामने पड़े साद की लाश को देख रही थी और जरमान इसे, हमने मार दिया, हमने इन्हें मार दिया, हमने अपने शौहर को मार दिया। वो आंखें फाड़े फाड़े बुड़बुड़ाते हुए कह रही थी कि जबकि जरमान खामोशी से इसके हाथ से गन थाम गया। जब इसी लम्हे हाला इसके हसार में गिरती बेहोश हुई थी। इसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी, इसके पास कोई नहीं था। जैसे इसने आंखें बंद की, सारे जुल्म और सितम दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगे। साथ को गोली मारने का मंजर इसकी आंखों के सामने तो वो एक चीख के साथ आंख खोल गई। सारा स्टाफ भागा हुआ अंदर आया, जबकि वो रोई जा रही थी, चीखे जा रही थी, किसी के काबू में नहीं आ रही थी। जरमान भागा हुआ अंदर आया तो इसे देखते थमी, जब डॉक्टर पीछे थमते देख पीछे हुए। हाँ, हमने मार दिया, हमने मार दिया, हम काते ने। वो जरमान को देखकर बुड़बुड़ाने लगी, चेहरा आंसुओं से और पसीने से तर था। डॉक्टर्स मशकूक नजरों से इसे देखने लगे। जब जरमान आगे बढ़ा, जरमान ने डॉक्टर्स को देखा तो इन्हें बाहर जाने का इशारा किया, जिस समिति वो फौरन बाहर चली गई। देखिए हाला, परेशान नहीं हो, आपने गोली सेल्फ डिफेंस में मारी थी और इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। सारे मामलात मैंने हैंडल कर ली, आप प्लीज पैनिक ना हो। जरमान ने तहम्मुल से सारी बात इसके गोश गुजार की तो वो हैरानी से इसे देखने लगी, लेकिन फिर इसे कुछ याद आया तो वो झटके से अपने पेट पर हाथ रख गई। अपने वजूद में खालीपन महसूस होती इसने बेयकीनी से जरमान को देखा। इसकी नज़र का मतलब समझते जरमान झटके से नफी में सर हिलाया। आपके बेबी ठीक है, लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हैं। डॉक्टर ने इसे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है, परेशान नहीं हो। जरमान को इस लड़की पर तरस आया था। हैरत इस बात पर थी कि वो कमज़ोर सी जान क्या कुछ बर्दाश्त कर गई थी जो इसने अपनी नज़रों के सामने देखा। जरमान से तो इस पर यकीन करना मुश्किल था, न जाने इस साद ने और किस तरह कब कब इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े होंगे। जरमान से इसकी हालत देखी नहीं गई थी। इस लड़की से बहुत अपनायत महसूस कर रहा था वो। हाला, आप आराम करें और किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ बाहर। कोई मसला हो तो आप मुझे बता देंगे। जरमान ने इसके स्टील चेहरे की तासुरात देखकर कहा, लेकिन वो कुछ ना बोली। साकित तो जामे सी लाश की तरह पड़ी रही। जरमान नजरें झुकाता वहां से बाहर आ गया था। वो 2 दिन से यहाँ था, अस्पताल में, कुछ नहीं जानता था कि हाला के घर वाले कौन थे, इसे किसे फ़ोन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो बस यहाँ था, बच्चे की हर ज़रूरत का ख्याल रख रहा था, हाला के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था, साथ के मामले को हैंडल कर रहा था। एक हफ्ता डॉक्टर ने हाला और बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दी थी। वो बेजान वजूद के साथ जरमान के हमरा बाहर आ गई। बच्चे को अभी तक इसने अपनी गोद में नहीं लिया था, शायद वो होश में ही नहीं थी। साथ के तशद्दुद और फिर इसके कत्ल के बाद हाला के दिमाग पर गहरा असर हुआ था, जिसकी वजह से वो हर चीज़ से बेनियाज हो गई थी। बच्चा रोता रहता, बिलखता रहता, लेकिन वो अपनी दुनिया में गुम थी। बच्चा जरमान की गोद में था, जिसे वो हर वक्त बहलाते खामोश करवाते रहता, इसे प्यार करता, इसे वो चेंज करवाता। वो इस वक्त खुद नहीं जानता था वो क्या कर रहा है, लेकिन वो इस बच्चे से अटैच होने लगा था। घर पहुँचते जरमान इसे साथ के घर में ही ले गया था। जहाँ जाते ही हाला के सारे जख्म ताज़ा होने लगे। वो वहाँ जाते सब अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ पा रही थी और फिर अचानक वो बेतहाशा फूट फूट कर रोने लगी। जरमान बुखलाता हुआ बच्चे को संभालते इसके करीब ले गया, जो अब जमीन पर बैठ गई थी और रोई जा रही थी। हाला, हाला, आपके लिए इस तरह से टेंशन लेना ठीक नहीं, प्लीज़ उठे यहाँ से। जरमान इसे सहारा देता उठाता इसके बेड तक लेकर गया था, जो न ढाल से बिस्तर पर गिर गई थी। वो लड़की बेतहाशा रहम के काबिल थी। जरमान बच्चे को बहलाने लगा, जो अब अपनी माँ की चीखें सुनकर खुद भी रोने लगा था। हालांकि भीगी आंखें जरमान की गोद में इस बच्चे पर पड़ी तो वो इसकी तरफ हाथ बढ़ा गई। जरमान ने एक नज़र बच्चे को देखा और फिर हाला को, और फिर बच्चा इसकी गोद में डाल दिया। वो इसे चूमने लगी, बेतहाशा चूमने लगी। वो बच्चे बादामी रंगत का मालिक था और बेइंतहा पुरकशिश था। हाला इसे सीने में भींच गई और रोने लगी। जरमान खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था। जब वो बच्चा रोते रोते इसकी गोद में सो गया।
ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जरमान अपने फ्लैट में शायद बस सोने ही जाता था, जबकि वो हाला और इसके बच्चे का पूरा ख्याल रख रहा था। बच्चे का नाम भी अभी तक नहीं रखा गया था। जरमान ने हाला से पूछा तो वो खामोश नज़रों से इसे देखने लगी। इसके दिमाग पर इस सब का इतना गहरा असर हुआ था कि वो अक्सर सोच में पड़ जाया करती थी, चीज़ें भूलने लग जाया करती थी। इसलिए जरमान ने बच्चे का नाम खुद ही रख दिया था आलियान। इसने काफ़ी बार हाला से इसके घर वालों के बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा इस बात पर खामोश हो जाया करती थी। इसलिए अब जरमान अपने सोर्सेज के ज़रिए खुद ही इन्हें तलाश कर रहा था और आज 1 महीने बाद इसे हाला के माँ बाप के घर का पता चला था। जरमान ने दरवाज़ा खटखटाया। इस वक्त वो पुलिस की वर्दी में था। दरवाज़ा शम्मा बेगम ने खोला। वो घबरा गई थी। बाहर पुलिस को खड़ा देख, इंस्पेक्टर साहब खैरियत हैं? शम्मा बेगम ने पूछा तो वो सारा इस बात में हिला गया। क्या मिसेस शम्मा यूसुफ है? हाला यूसुफ की माँ? जरमान ने पूछा तो शम्मा बेगम के दिल में हुक सी उठी। इस बच्ची को तो इन्होंने 1 साल से नहीं देखा था। इन्हें याद था इन्होंने कितनी कोशिश की थी इससे फ़ोन करने की, मिलने की, लेकिन साद ने निकाह के बाद इसकी शक्ल भी ना देखने दी थी। इनकी आंखों में नमी तैर गई थी, जिस पर काबू पाते वो गहरा सांस भर गई। लेकिन फिर अचानक इनका जहन बेदार हुआ। पुलिस क्यों पूछ रही थी इनकी बेटी के बारे में? शम्मा बेगम ने डरते डरते इस बात में सर हिलाया तो जरमान ने एक नज़र इन्हें देख अंदर आने की इजाज़त चाही। जिसे चाहते वो सारा इस बात में हिलाती अंदर आ गई। देखिए मिस शम्मा यूसुफ, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप खुद पर काबू रख सकेंगी, जरमान ने तमहीद बांधते हुए कहा तो शम्मा बेगम घबराने लगी। अंदर से माही भी आ गई थी। जबकि पुलिस को अपने घर में देख वो बेतहाशा घबरा गई थी। आपकी बेटी हाला यूसुफ पर काफ़ी तशद्दुद हुआ है। इनके शौहर ने इन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में साद हाका अब इस दुनिया में नहीं रहे, जरमान ने कहा था। जबकि माही और शम्मा बेगम को लगा जैसे किसी ने इनके जिस्म से रूह खींच ली हो। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमारे दामाद ऐसे नहीं हैं, शम्मा बेगम ने किसी अंदेशे के तहत कहा तो जरमान ने नफ़ी में सर हिलाया। देखिए वो एक साइको पेशेंट थे जो काफ़ी महीनों से आपकी बेटी पर बेइंतहा तशद्दुद कर रहे थे। ये आपकी बेटी की रिपोर्ट्स हैं जिसमें साफ लफ्ज़ों में कहा गया है कि आपकी बेटी पर काफ़ी महीनों तक बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता रहा है। जबकि इन्हें प्रेगनेंसी की हालत में इनके शौहर ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी, जिसका गवाह मैं खुद हूँ। मैं इनका पड़ोसी भी हूँ। अगर मैं बर वक्त ना पहुँचता तो आपकी बेटी को शायद वो जला भी चुका होता। जरमान को वो दिन याद आया जब वो पागल शख्स इसे जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके खुद के दिल में ठेस उठी थी। हमारी बेटी कैसी है इंस्पेक्टर साहब? शम्मा बेगम बुरी तरह से तड़पती हुई बोली, जबकि माही तो वहीं ढह गई थी ज़मीन पर। आपकी बेटी की हालत मेंटली तौर पर ठीक नहीं है और वो अपने बेटे की देखभाल भी नहीं कर पा रही हैं, जो अभी सिर्फ 1 महीने का है। बच्चे को इस वक्त केयर की सख्त ज़रूरत है क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर है। जरमान ने एक और इनकी ज़ात पर धमाका किया तो वो दिल पर हाथ रख गई। या अल्लाह, हमारी बेटी कहाँ है? वो इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ हमें ले चले वहाँ, शम्मा बेगम ने तड़पते दिल के साथ कहा तो जरमान खान ने सारा इस बात में हिलाया। कुछ ही देर में वो लोग इसके फ्लैट के बाहर खड़े थे। जरमान ने दरवाज़ा खुद ही अनलॉक किया तो लोग अंदर आ गए। हाला हमारी बच्ची, शम्मा बेगम अंदर जाते ही अपनी ममता के हाथ तड़पते हुए बोली। तो हाला जो अंदर आलियान को फीड करवा रही थी अपनी माँ की आवाज़ सुनते सकते में आई थी। जब इसकी माँ और माही कमरे में आई, शम्मा बेगम की नज़र हाला पर पड़ी तो वो हैरानी से इसे देखने लगी। कमज़ोर सी लड़की, आंखों के नीचे स्याह हल्के, होंठों के नीचे नील के निशान। वो दिन अपनी हाला लगी ही नहीं थी। शम्मा बेगम ने जाते ही इसे अपने सीने से लगा लिया था, जबकि जरमान इस वक्त रूम से बाहर ही था। हमारी बच्ची पर इतना जुल्म हुआ, या अल्लाह मेरे कलेजा फट जाएगा, या अल्लाह इस इंसान को बख्शिएगा नहीं, अल्लाह ये क्या हो गया? शम्मा बेगम रोते रोते बोली थी कि हालत बेजान वजूद की तरह इनकी सीने से लगी इनकी दहाइयाँ सुन रही थी। जब कई लम्हे ऐसे ही गुजरे और वो होश की दुनिया में लौटते, शम्मा बेगम को खुद से दूर कर गई और फिर 2 कदम पीछे हो गई। माथे पर बाल डाले वो हैरान नज़रों से अपनी माँ को देख रही थी। आप यहाँ क्यों आई हैं? जाएं यहाँ से, जाएं। वो नरम लहजे में इनका हाथ पकड़ती इन कमरे से बाहर ले जाने लगी, जबकि शम्मा बेगम वहीं जमी रही और इसे हैरानी से देखने लगी। हाला ने इन्हें पलट कर देखा तो वो आंखों में आंसू लिए इसी को देख रही थी। क्या हुआ? आप जा क्यों नहीं रही? जाएं यहाँ से, जाएं आप, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। वो फिर हल्की आवाज़ में कहती इन्हें ले जाने लगी, जो अभी भी वहीं खड़ी थी। हमें माफ़ कर दें हमारी बच्ची, शम्मा बेगम आंखें मीचती आंसू बहाती बोली तो हाला इन्हें हैरान नज़रों से देखने लगी। नहीं अम्मी, आप हमसे माफ़ी नहीं मांगे, हम तो गुनाहगार बेटी थी ना, आप हमें मज़ीद गुनाहगार नहीं करें। आप यही चाहती थी कि हम ऐसे ही अपनी सज़ा भुगतें, इसलिए आपने हमारी सास से हमारी शादी कराई। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? अब आप सब जानती थी कि वो दिमागी मरीज़ हैं, लेकिन आपने फिर भी हमारी शादी इनसे कर दी। किस गुनाह पर? बेटी का मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह होता है कि इसे माँ बाप इतनी बड़ी सज़ा सुना देते हैं? हाला अपनी माँ के सामने आज पहली बार सवाल बनकर खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, अब वो खुश्क हो चुके थे। हमारा सांवला रंग अगर इतना बोझ बन गया था आप पर तो बचपन में ही हमें जहर देकर मार देती अम्मी, लेकिन हमें जवानी की दहलीज पर पहुंचाते तड़प तड़प कर मरने के लिए ना छोड़ती। अब की बार वो चीखी थी कि इस घर की दरो दीवार हिल गए थे। जरमान बाहर खड़ा सब सुन रहा था। इसे इस माँ पर यकीन नहीं आए थे जिसने जानबूझकर अपनी बेटी के ऐसे इंसान से शादी की थी।
آپ نے کہا تھا نا کہ مرتی مر جانا لیکن ہمارا مان مت ٹوٹنے دینا۔ امی اس مان کو بچانے کے لیے حالہ یوسف مر گئی، اس نے ہمیں دن رات اذیت دی ہے امی، ہمیں پل پل مارا ہے اس نے، اپنے قرب سے اپنی مردانگی سے اس نے ہم پر بے انتہا وار کیے ہیں امی۔ حالہ یوسف چیخی تھی کہ شمع بیگم کو لگا تھا ان کا دل بند ہو جائے گا، وہ روتے روتے نبی میں سر ہلانے لگی، کانوں پر ہاتھ رکھ گئی کہ وہ مزید یہ ظلم ستم نہیں سہ سکتی تھی، سن سکتی تھی۔ امی یہ دیکھیں یہ سب گواہ ہیں، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، یہ نشان گواہ ہیں، دیکھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں پیروں سے کپڑے ہٹاتی انہیں دکھانے لگی جو نیلے پڑے تھے اب تک۔ زرمان باہر کھڑا آنکھیں سختی سے بند کر گیا تھا کہ اس سے یہ ظلم پر داستان نہیں سنی جا رہی تھی۔ نہیں امی نہیں، آپ معافی نہیں مانگے، جو ماں باپ جان بوجھ کر بیٹی کو دلدل میں پھینکتے ہیں وہ معافیاں مانگتے اچھے نہیں لگتے امی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کاش امی آپ نے ہمیں بچپن میں ہی مار دیا ہوتا، کاش ہم مر جاتے، آپ نے ہمیں ہماری زندگی سے اس قدر مایوس کر دیا کہ ہم خود یہ کفر کرنے لگے، ہم اپنی موت کی دعا خود مانگنے لگے۔ ہم دن رات تڑپے ہیں امی آپ کے لفظوں سے، لوگوں کے رویوں سے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی فکر کے لیے۔ ہم اتنے تڑپے ہیں کہ جب یہی محبت یہی فکر کسی غیر انسان نے ہمیں دی تو ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے ہمیں ہر مشکل گھڑی سے بچایا تھا، جس نے ہمیں محبت کے چند الفاظ کیا کہے ہم ان سے محبت کر بیٹھے۔ جو محبت ہمیں ہماری ماں نے نہ دی وہ محبت ہم باہر ڈھونڈنے لگ گئے اور کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار ہو بیٹھے۔ امی یہ احساس کمتری آپ نے ہمیں بوئی تھی اور پھر اسی احساس کمتری میں ڈوبے ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ نے ہمیں اتنی بڑی سزا سنا ڈالی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، کیا واقعی وہ اس قدر ظلم کر گئی تھی اپنی ہی اولاد کے ساتھ؟ آپ کو معافی چاہیے، ہم سے چلے جائیں، ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ اس گھر سے ہمارا جنازہ اٹھے گا، تو ہم اب بھی اپنی بات پر قائم ہیں، اس گھر سے ہمارا جنازہ ہی اٹھے گا، چلے جائیں یہاں سے۔ حالہ یہ کہتی اپنے بیٹے کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ شمع بیگم اپنی بیٹی کی یہ باتیں برداشت نہ کر پاتے وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی ماہی کی چیخ بلند ہوئی تو سلمان بھاگا ہوا اندر گیا جہاں شمع بیگم بستر پر پڑی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے قریب گیا، انہیں اٹھایا تو ان کی سانسیں نہ چلنے کے برابر تھی۔ حالہ خود بھاگی ہوئی واپس کمرے میں آئی تو اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ امی اٹھیں امی، وہ ان کا چہرہ تھپتھپانے لگی جب زرمان نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور انہیں وہ ہسپتال لے کر گیا۔ انہیں میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا جبکہ وہ آخری سانسوں میں صرف حالہ کا نام لے رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے ان کی کنڈیشن بتاتے حالہ کو کمرے میں بھیجا تو وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی نہیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے امی، پلیز امی، حالہ روتے ہوئے بولی تو شمع بیگم نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑواتے اپنے دونوں ہاتھ بمشکل جوڑے۔ ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا بیٹا، ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ نہیں امی، ہم نے آپ کو معاف کر دیا، ہمیں اکیلا مت چھوڑی گا امی، ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا۔ حالہ روتے ہوئے بولی تو شمع بیگم کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ہم ہمیشہ اپنا اور ماہی کا خیال رکھے گا، آپ کی امی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں بیٹا، شمع بیگم نے ٹوٹے پھوٹے لفظ میں کہا تو حالہ مزید رونے لگی، تڑپنے لگی۔ نہیں امی، ڈاکٹر، وہ چیخی۔ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے شمع بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب تک ڈاکٹرز آئی تو ان کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ سوری ہی از نو مور، ڈاکٹر کہہ کر جا چکی تھی جبکہ حالہ سکتے میں جا چکی تھی۔ آج اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس کے سر سے ہر سایہ چھٹ چکا تھا۔ امی، نور آنکھیں کھولتے چیخی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ وہیں لیٹی ہوئی تھی بستر پر، اس کی آنکھوں میں پھر دھند چھائی تھی اپنی ماں کو یاد کر کے۔ ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا وہ بے دھیانی میں اپنی اولاد میں کیا بیج بو رہے ہیں۔ اکثر ماں باپ جذباتی اور معاشرے کے دباؤ میں آ کر اپنی ہی جنم دی ہوئی اولاد کے ساتھ ناانصافی کر جاتے ہیں، جس کا بھگتان ان کی اولاد کی بربادی ہوتی ہے۔ جیسے حالہ یوسف کی بربادی شمع بیگم نہ سہ سکی۔ اگر وہ اپنی اولاد میں ایسی احساسات نہیں بوتی تو آج وہ اس دوراہے پر نہ ہوتی، نہ وہ امیر سکندر سے محبت کرتی، نہ ہی اس کی زندگی میں وہ دھوکہ آتا، نہ اس سے ساتھ کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی پڑتی۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی، پیر میں درد تو نہ تھا لیکن چلتے وقت ذرا تکلیف ہو رہی تھی۔ پٹی پر نظریں پڑی تو اسے یاد آیا کہ کل کس طرح سے زاویار نے اس کی مدد کی تھی۔ خود بخود ہی سے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا لیکن پھر سر جھٹکتی وہ جلدی تیار ہوتے زید کو پیسے تھما گئی۔ دیکھو زید، میرے پیچھے پھپھو کے ساتھ کوئی بدتمیزی مت کرنا، جتنا ہو سکے ان کی باتوں کو اگنور کرنا اور انہیں تنگ بھی مت کرنا کہ وہ بدتمیزی کریں، سمجھ رہے ہو نا تم میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زید اسکول کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جب وہ اسے سمجھانے لگی۔ ہاں نا، میں نہیں کروں گا تنگ، تم بے فکر ہو، لیکن تم آج کیوں جا رہی ہو؟ پیر میں چوٹ لگی، تمہاری یارم بھائی نے کہا تو تھا کہ آرام کرنا۔ زیادہ فکر مند ہوا،
मैं ठीक हूँ, बिला वजह छुट्टी नहीं करना चाहती, तुम जाओ और ख्याल रखना। वो इसे लेती बाहर जाने लगी जब फुप्पो ने इसे रोका। ए हाना, महीना गुजर गया, तूने पैसे नहीं दिए। फुप्पो माथे पर बल डाले बोली तो वो कोफा से सर झटक गई। अभी सैलरी नहीं मिली, मिल जाएगी तो दे दूंगी। हानम ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा तो वो इसके तेवर देखती रह गई। मुझे ये तेरी जॉब मशकूक लगती है। देखो, अगर हम इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार मोहल्ले में रहते हैं, अगर तूने कोई ऊंच नीच करी तो अच्छा नहीं होगा। फुप्पो मुंह की जाविया बनाती हुई बोली तो हानम ने गुस्से से मुठियां भींची। मैं भी एक इज्जतदार ऑफिस में काम करती हूँ। अगर आपने आइंदा मुझे हर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए तो जो मैं करूँगी वो भी अच्छा नहीं होगा, समझी। हानम इन्हें मुंह दर मुंह जवाब देती जा चुकी थी जबकि पीछे वो इसे बुरे बुरे अलकाबात से नवाजती गई। वो ऑफिस आई। चलने में थोड़ी लड़खड़ाहट थी लेकिन वो चल सकती थी इसलिए आ गई थी। अरे मिस हानम, कैसी हैं आप आज आराम कर लेती। आयशा इसे देखते फिक्रमंदी से बोली तो वो मुस्कुराई। अरे नहीं मिस आयशा, ऐसी चोटें तो मुझे लगती रहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। वो मुस्कुराकर बोली तो आयशा भी मुस्कुराई। चले ठीक है, आप आराम से बैठकर काम करें, मैं बाकी काम संभालूंगी, आयशा ने कहा तो हानम ने भी सर इस बात में हिलाया। मैं सर ज़ावियार और जारम सर को कॉफ़ी देकर आती हूँ, आप ज़रा इन फाइल्स के प्रिंट आउट निकाल लें, आयशा ने कहा तो हानम ने मुस्कुराते फाइल्स थाम ली। ज़ावियार अपने कैबिन में काम कर रहा था जब इसका डोर नॉक हुआ। सर कॉफ़ी। आयशा अंदर आई तो ज़ावियार ने नज़र उठाकर देखा आज हानम कॉफ़ी लेकर नहीं आई थी। ज़ावियार समझा वो आज शायद आई ही नहीं थी। मिस हानम ने आज ऑफ लिया है? ज़ावियार ने काम में मसरूफ़ रहते पूछा तो आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नो सर, वो आ जाएंगे लेकिन इनके पैर में दर्द हैं। मैंने कहा वो बैठकर काम कर लें, बाकी काम मैं कर लूँगी, आयशा ने बताया तो वो माथे पर बल डालते डोर की तरफ देखने लगा जहाँ से इसका आधा चेहरा नज़र आ रहा था, जो फाइल्स पर झुकी काम कर रही थी। इस लड़की को बिल्कुल अकल नहीं है, ज़ावियार हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाया। आप जाए मिस आयशा, मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा, ज़ावियार ने कहा तो वो खामोशी से चली गई। ज़ावियार खामोश नज़रों से देखने लगा। इससे वो कल का मंजर याद आया था जब वो इसके पैर से शीशा निकाल रहा था और वो आंखें बंद करके सिसकी थी। भूली भटकी याद आते वो मुस्कुराया और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हानम काम कर रही थी जब वो प्रिंट आउट निकालने के लिए खड़ी हुई और किसी से टकराई। नज़र उठाकर देखा तो सामने मलीशा खड़ी थी। हानम ने इसे देखते मुंह के जाविये बिगाड़े। आर यू ब्लाइंड गर्ल, तुम बार बार मुझसे क्यों टकराती हो, नज़र नहीं आता क्या? मलीशा गुस्से से बोली तो आसपास लोग देखने लगे। ये बात मैं भी आपसे कह सकती हूँ, आंखें तो अल्लाह ने आपको भी दी हैं, तो क्या इन्हें घर रख कर बाहर जाती हैं आप जो मुझसे टकराती रहती हैं? हानम ने मुस्कुराते इस पर तंज किया तो वो माथे पर बल डालते इसे घूरने लगी। है यू गर्ल, तमीज से बात करो मुझसे, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे बास की होने वाली वाइफ हूँ मैं। मलीशा ने अपनी वैल्यू बताई तो हानम एक आईब्रू उठाते इसे देखने लगी। हाँ तो मैं क्या करूँ, आप इनकी होने वाली वाइफ है, मेरी नहीं है जो मुझ पर अपना हुक्म चला रही है। हटे, मुझे काम है, टाइम वेस्ट मत करें मेरा। हानम इसे साइड पर करती अपने काम में की तरफ बढ़ गई जबकि मलीशा तो हैरानी से इस लड़की की जुर्रत देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतनी बदतमीजी करने की? वेट एंड वॉच, तुम अब यहाँ काम नहीं करोगी, मलीशा गुस्से में कहती सीधा ज़ावियार के रूम में गई थी जबकि हानम ने सुना अनसुना कर दिया था। जावी बेबी, मलीशा रुहान से लीजिए मैं इसके कैबिन में आते बोली तो इसे यहाँ देखते हैरान हुआ। मलीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये ऑफिस है, यहाँ पर ऐसे आना अलाउ नहीं है, यारम को नहीं पसंद। जावियार माथे पर बल डाले बोला तो मलीशा रुहासी हुई। मैं देख रही हूँ तुम मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो आजकल, और तुम्हारी 2 कौड़ी का स्टाफ भी मुझसे आजकल बहुत बदतमीजी कर रहा है, मलीशा ने कहा तो जावियार हैरानी से देखने लगा। इतनी हिम्मत तो किसी की नहीं थी। किसने की तुमसे बदतमीजी? जावियार ने पूछा तो वो टिश्यू लेते झूठे आंसू साफ करने लगी। वही लड़की जो कल पार्टी में मुझसे टकराई थी और अभी भी मुझसे टकरा गई और बदतमीजी भी की, इतनी सब के सामने मुझे बुरा भला कहा, मुझे कहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, देख कर नहीं चलती, और मैंने कहा भी कि तुम टकराई हो तो कहने लगी ज्यादा मुझ पर हुक्म मत चलाएं, आप जावियार सर की कुछ लगती हैं, मेरी नहीं, जो मैं आपकी बातें बर्दाश्त करूं। मलीशा आंसू पूछते हुए बोली कि जावियार का खून खोलने लगा। ये लड़की इससे भी बदतमीजी करती थी और अब इसकी मंगेतर से भी, जबकि जावियार के एक्सप्रेशंस देखकर मलीशा मुस्कुराई थी। इसे पता था जावियार का दिमाग घूमता है तो वो किसी की नहीं सुनता। अब वो लड़की यहाँ यकीनन काम नहीं कर सकेगी। मिस आयशा, हानम अफंदी को मेरे केबिन में भेजें, जावियार ने इंटरकॉम उठाते हुए गुस्से से कहा। सर कोई काम है तो मैं आ जाऊं? आयशा ने पूछा कि हानम के तो पैर में लगी थी। आई सेड हानम अफंदी को मेरे केबिन में भेजो नाउ। जावियार दबी दबी आवाज में धाड़ा तो आयशा का हाथ कांपा था। इसने हानम को रहम भरी नजरों से देखा जो इसके सामने बैठी फाइल्स रीड कर रही थी। ओके सर, आयशा ने इंटरकॉम रखा। मिस हानम, आपको जावियार सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, आयशा ने कहा तो वो भी सारा इस बात में हिलाती कैबिन की तरफ बढ़ गई थी। यकीनन आज जावियार इस पर रहम नहीं खाने वाला था।
उफ, इस जल्लाद को पता भी है मेरे पैर पर चोट लगी है, लेकिन मजाल है थोड़ा रहम खा ले मुझे मासूम पर। अल्लाह पूछी इस गब्बर सिंह को। हानम बुड़बुड़ाते हुए इसके कैबिन तक जा रही थी। दरवाज़ा खटखटाते इसने इजाज़त चाही तो ज़ावियार की भारी और संजीदा आवाज़ सुनकर इसने थूक निकला और अंदर कदम रखा। जब सामने ही ज़ावियार इसे गुस्से में खड़ा नजर आया, जबकि कमरे में किसी की सिसकियां भी गूंज रही थी। इसने हैरानी से पलट कर देखा तो बाएं हाथ पर रखे सोफे पर मलीशा बेबी रो रही थी। हानम आंखें फाड़ी से देखने लगी, फिर ज़ावियार को देखा जो इससे ही सुर्ख आंखों से घूर रहा था। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हानम ने संजीदा लहजे में कहा तो मलीशा उठ खड़ी हुई। ज़ावी बेबी यही थी वो लड़की जिसने मेरी पूरे स्टाफ के सामने इंसल्ट की, ये जानने के बावजूद कि मेरा क्या रिलेशन है तुमसे। मलीशा ने आंसू पूछते कहा, जबकि ज़ावियार की नज़रें हानम पर ही टिकी थी। वो आंखों में गज़ब लिए खड़ा था। हानम आंखें फाड़े मलीशा को देखने लगी। मैंने कब आपकी इंसल्ट की? मैंने आपको कब आपको इंसल्ट किया? आप खुद मुझसे टकराई थी। हानम ने हैरानी भरे लहजे में मलीशा से कहा तो वो मजीद रोने लगी। क्या तुम्हारी यही इज्जत है ज़ावी की ये दो कौड़ी के लोग तुमसे जुड़े रिश्ते की यूं इंसल्ट करते फिर रहे हैं? मलीशा ने ज़ावियार की अना पर वार किया था कि वो मुठियां भींचते हानम को देखने लगा जो मलीशा के झूठ पर इसे हैरानी से तक रही थी। एक तो आप खुद मुंह फाड़ फाड़ कर मुझे ब्लाइंड कह रही हैं, कल से ऊपर से झूठ भी बोलती हैं, आपको शर्म नहीं आती? हानम ने गुस्से से तेज आवाज में कहा, जबकि मलीशा तो इस लड़की की ज़ावियार के सामने चीखने की जुर्रत पर ही हैरत ज़दा थी। ज़ावियार को तो नफरत थी औरत की सामने तेज आवाज उठने पर। देखा साहब, ये कैसे तुम्हारे सामने ही मुझे इंसल्ट कर रही? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता था यहाँ तुम्हारा स्टाफ इतना ज़्यादा बदतमीज़ है और तुम्हारी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। मलीशा ने आंसू पोंछते हुए कहा तो हानम हैरानी से इसे देखने लगी। मैंने कब आपकी इंसल्ट की? आप झूठ। इनफ। हानम ने भी बोलना शुरू किया ही था कि ज़ावियार की धाड़ सुनते इसका दिल उछल कर हलक में आया था। वो 2 कदम दूर होते भी यकीनी से इसे देखने लगी। मुझे पता था तुम जैसी लड़की एक दिन ऐसे ही गौरी इंडस्ट्री की इंसल्ट करवाएगी। मैं तभी खिलाफ था तुम्हारे यहाँ होने पर। तुम जैसी लड़की कहीं इज्जतदार जगह पर काम करने के लायक ही नहीं होती है। ज़ावियार की गराहट सुनते हानम का रवां रवां कांप गया था, रुआं रुआं कांप गया था, जबकि मलीशा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट का बसेरा था। सर, मैंने कुछ नहीं कहा, इन्हें ये झूठ बोल रही हैं। हानम ने कमज़ोर सी आवाज़ में एहतजाज किया। शट अप, मेरे सामने तुम मेरी ही मंगेतर से इतनी बदतमीज़ी कर रही हो। मुझे यकीन है मेरी पीठ पीछे भी तुमने इससे बदतमीज़ी की होगी, क्योंकि तुम तो हो ही पैदाइशी बदलिहाज जो तुम फ़ख्र से कहती हो। ज़ावियार की सर्द आवाज़ और इसके कड़वे बोल सुनते पता नहीं क्यों हानम की आंखों में आंसू आए थे। वो कुछ अपने मुंह से बोल ही ना सकी। इट्स ओके ज़ावी बेबी, अब तुम इसे जॉब से मत निकालना। बेचारी गरीब है, कहाँ जाएगी? इतनी अच्छी जॉब तो इसे तुम्हारे ऑफिस में मिल गई, वरना कोई और तो ऐसी लड़की को जॉब भी ना दे। मलीशा ने रूहानी लहजे में ज़ावियार का बाजू थामते हुए कहा, जबकि ज़ावियार की नज़रें इसकी आंखों पर टिकी थी जो ऐसी इसे ही भीगी आंखें लिए देख रही थी। एक लम्हे के लिए ज़ावियार का दिल किया था कि इसकी नम आंखों से ये मोती समेट ले जो इस पर बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे, लेकिन फिर मलीशा की बातें सुनते वो अपने अजली गुस्से में लौटा था। तुम्हें क्या लगता है यारम, तुम्हें अपनी बहन मानता है तो तुम डंके की चोट पर यहाँ सबसे बदतमीजी करती फिरोगी? मैं चाहूँ तो अभी इस वक्त तुम्हें इस जॉब से निकाल सकता हूँ। ज़ावियार ने सख्त लहजे में कहा तो आखिरकार हानम की आंख से आंसू टूट कर गिरा, जबकि मलीशा तो ये सुनते ही घबरा गई कि ये लड़की यारम की बहन है। क्योंकि यारम के रोब और गुस्से से तो मलीशा भी डरती थी। अगर इस लड़की ने यारम को बता दिया कि मलीशा ने इसके साथ ये सब जानबूझकर किया है तो इस बात का असर इसके और ज़ावियार के रिलेशन पर भी पड़ सकता है। ये सोचकर वो बहुत घबराई थी। लिसन, काम डाउन ज़ावी, तुम इससे कहो ये सॉरी कहे और मामला ख़त्म करे। तुम इससे जॉब से मत निकालो। मलीशा ने इतराते हुए हानम को देख कर कहा तो ज़ावियार भी खामोश नज़रों से दो लम्हाई से देखता रहा, जो आज इससे लड़ना बदतमीज़ी करने के बजाय खामोश खड़ी थी। अभी और इस वक्त माफ़ी मांगे मेरी मंगेतर से, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। इस ऑफिस में आप मजीद कोई काम नहीं कर सकती। ज़ावियार ने हुक्म दिया तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, ये झूठ कह रही हैं। हानम ने गुस्से से दबी दबी आवाज़ में इसे यकीन दिलाना चाहा, जो सपाट चेहरा लिए इसे देख रहा था। आई सेड माफ़ी मांगे। ज़ावियार ने सर्द आवाज़ में दोबारा कहा तो हानम नम आंखें लिए मलीशा को देखने लगी, जो इससे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। इसने कुछ गलत नहीं किया था तो वो माफ़ी क्यों मांगती, लेकिन इसे इस जॉब की कितनी ज़रूरत थी वो अच्छी तरह जानती थी। ज़ावियार सिकंदर, हम आपको इस हरकत के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे और ना अपनी इंसल्ट आपको भूलने देंगे। वो दिल में खुद से अहद कर गई थी, जबकि ज़ावियार की नज़रें इसी पर जमी थी। वो अच्छी तरह जानता था हानम के लिए लफ्ज़ सॉरी मुँह से निकालना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसने यही शर्त रखी थी। वो मुंतज़िर था वो सॉरी कहेगी या अपनी जॉब से भी हाथ धो लेगी। वो देखना चाहता था कि हानम अफंदी कितनी ढीठ है। आई एम सॉरी।
हानम ने नजरें झुकाते धीमे लहजे में कहा तो मलीशा गहरा मुस्कुराई, जबकि जावियार हैरानी से इसे देख रहा था। जब हानम ने भी इसी लम्हे नजरें उठाते इसे देखा था, जिसमें शिकवा था, गुस्सा था कि जावियार पल भर में नजरें चुरा गया था। यू कैन गो नाउ, जावियार ने चेहरा पलटते कहा तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। जावी बीबी, इट्स ओके, तुम गुस्सा नहीं करो, मलीशा ने इसका कंधा सहलाते कहा तो जावियार ने कोफा से आंखें बंद की। मलीशा, आइंदा इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई फैमिली इस तरह नहीं आ सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। और यारम अपने असूलों का कितना पक्का है तुम भी जानती हो। मैं नहीं चाहता यारम तुम्हें यहाँ देखे और इससे बुरा लगे, इसलिए आइंदा आने की ज़रूरत नहीं। तुम मिलना चाहो तो हम बाहर बाहर मिल सकते हैं या तुम घर आ सकती हो, लेकिन आइंदा मुझसे मिलने यहाँ मत आना, अंडरस्टैंड। जावियार ने सख्त लहजे में मलीशा से कहा तो वो भी इसके गुस्से से घबराती फौरन सर हिला गई। जाओ, जावियार के गुस्से को महसूस करते वो फौरन वहां से चली गई थी, जबकि जावियार की आंखों में सिर्फ हानम का चेहरा घूम रहा था। इसकी शिकवा भरी निगाहें घूम रही थी, इसकी आंखों में वो आंसू दिख रहे थे। जावियार ने बिजारियत से सर झटका था और अपनी चेयर पर बैठते सामने नजर उठाई थी, जहां वो अपनी चेयर पर बैठी अपने हाथों की पूंछ से आंसू साफ कर रही थी। जावियार के दिल ने इससे शिकवा किया था। जब वो नजरें फेरते गहरी सांस खींच गया था। पता नहीं ये लड़की इतना इसके सर पर क्यों सवार हो रही थी। मिस हानम, आप ठीक हैं? आयशा ने इसके कंधे पर हाथ रखते नरमी से पूछा था। इसे तरस आया था इस लड़की पर। यकीनन जावियार ने गुस्सा किया था इस पर जो वो इतना रो रही थी। हानम आंखें साफ करती सर इस बात में हिला गई। जब इसका इंटरकॉम रिंग हुआ, हानम ने उठाते कान से लगाया। मिस हानम अफंदी, प्रिंट आउट लेकर मेरे कैबिन में आए। जावियार ने फिर हुक्म दिया तो वो नज़र उठाकर इसके कैबिन के डोर की तरफ देख गई, जहां से इसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इस पार से जावियार की नज़रें इसके सुर्ख चेहरे पर टिकी थी। हानम ने खामोशी से इंटरकॉम रखा और खड़ी होने लगी। इसके पैर में बार बार चलने से काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उठ खड़ी हुई। जावियार, जो कब से काम में दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था, वो भटक भटक कर इसकी शिकवा की ना आंखें याद किए जा रहा था। इसलिए इसने तंग आकर हानम को कैबिन में बुला लिया था। प्रिंट आउट्स चेक करने का तो बहाना था, वो बस दिल के हाथों मजबूर होकर इसे बुला गया था। किसी ने इजाज़त चाही तो जावियार ने लैपटॉप में नज़रें घुमाते इजाज़त दी तो आयशा अंदर आई। सर, प्रिंट आउट। आयशा ने टेबल पर रखे तो जावियार हैरानी से इसे देखने लगा और फिर देखते ही देखते इसे गुस्सा आने लगा। क्या ये प्रिंट आउट्स आपने निकाले हैं मिस आयशा? जावियार ने सख्त लहजे में कहा तो आयशा घबराते नफी में सर हिला गई। तो जाएं, जिसने ये प्रिंट आउट निकाले इन्हें भेजें। जावियार ने सख्ती से कहा तो फौरन वो बाहर चली गई थी। मिस हानम, सर आपको ही बुला रहे हैं, आयशा ने आते परेशानी से कहा तो हानम सपाट चेहरा लिए बमुश्किल चेयर से उठी और इसकी कैबिन की तरफ गई। इसके चेहरे पर वाज़ेह तकलीफ के तासुरात नुमाया थे। जावियार की नज़रें इसी पर थी। जब इसने दरवाज़ा खटखटाया, जावियार ने इजाज़त दी। वो अंदर आते खामोशी से जावियार का चेहरा देखने लगी। कुछ ना कहा था, जबकि जावियार भी इसके आते ही लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया था। कुछ मुंह से ना कहा, शायद वो चाहता था कि हानम कुछ कहे, लेकिन वो हानम अफंदी थी, सदा की ढीठ। जब कोई चीज़ इसे नहीं करनी होती थी तो कोई इसे नहीं करवा सकता था। कई लम्हे गुजर गए थे, दोनों में से कोई कुछ ना बोला। तो जावियार ने नज़र उठाकर इस ढीठ को देखा जो खामोशी से इसे ही देख रही थी, सपाट चेहरा लिए। जावियार को मजीद गुस्सा आया था इस लड़की पर। एक तो इसे के पैर पर लगी थी और आज फिर भी ऑफिस आ गई थी। इतनी डांट भी खाई इसे और इसके बाद अब भी ढिठों की तरह खड़ी थी और ना अपनी तकलीफ का सोच रही थी। मिस हानम, आप चाहें तो जल्दी घर जाकर आराम कर सकती हैं। वो इसकी तकलीफ के आसार चेहरे पर नुमाया होते देख नरमी से बोला। नो थैंक्स। हानम सर्द लहजे में इसके मुंह पर दो लफ्ज मारती खामोशी से खड़ी हो गई थी, जबकि जावियार की नज़र इसके सुर्ख चेहरे पर ही थी। वो अपनी चेयर से खड़ा होता इस तक पहुंचा तो वो भी नजरें इधर उधर कर गई, जबकि तासरात सख्त थे। जावियार ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो हानम इसकी शूज पर नजर रख गई जो इसके करीब आ रहे थे। इसने नजर उठाकर देखा इसकी सुरमई आंखों में और फिर एक कदम पीछे हो गई। जावियार ने मजीद इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो मजीद पीछे हो गई, जबकि जावियार ने अपने कदम ना रोके। वो हैरानी से जावियार को देख रही थी, जबकि खुद वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते पीछे हो रही थी। ग्लास वाल से जा लगी, जहां चौथी मंजिल से नीचे गाड़ियां चलती नजर आ रही थी। वो इसके करीब आता जेबों में हाथ फंसाए इसका सुर्ख चेहरा देखने लगा, जो गुस्से भरी नजरों से इसी को देख रही थी। जावियार ने अपना चेहरा इसके करीब झुकाया तो हानम सांस रोकते मामूल से बढ़कर आंखें खोलते इसे देखने लगी। वो इसका चेहरा टमाटर की तरह लाल होते देखकर मुस्कुराती नजरों से इसे देखने लगा। सुरमई आंखों में अलूही सी चमक थी। तुम यूं खामोश तमीज के दायरे में रहते हुए इतनी बुरी भी नहीं लगती, जावियार ने इसकी तिल पर नजर टिकाते हुए कहा, जो बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा था। इससे डरा छुपा बैठा था, जबकि हानम तो उसके इतने करीब होते हुए सांस भी नहीं ले पा रही थी। अगर तुम बदतमीजी ना करती तो मैं इतना गुस्सा ना करता, जावियार ने फिर इसकी आंखों में देखते कहा। शायद वो शर्मिंदा था या वो इसे सफाई दे रहा था, वो खुद नहीं जानता था।
हानम ने इसकी गहरी आंखों में देखा, जबकि अपनी बेइज्जती याद करते इसकी आंखें फिर नम होने लगी थी। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, हानम ने धीमी सी आवाज में कहा कि ज़ावियार इसके इतने करीब ना होता तो शायद सुन ना पाता। तो तुम ये कह रही हो कि मलीशा झूठ कह रही थी? ज़ावियार ने इस नरम लहजे हल्की आवाज में कहा। तो इसके मजीद करीब आने पर घबराते नम आंखें लिए इस बात में सर हिला गई। ज़ावियार ने इस डरी सहमी हानम को देखा था, जो इसे ऐसी ज्यादा अच्छी लगी थी, वरना हर वक्त तो वो शेरनी बनी फिरती थी इसके सामने। तुम मेरी मुंह पर मेरी मंगेतर को झूठा कह रही हो, तुम मेरे मुंह पर मेरी मंगेतर को झूठा कह रही हो, ज़ावियार ने मसरूर गुस्से से कहा। तो हानम खामोशी से आंखें पटपटाते से देखने लगी। वो झूठ ही कह रही थी। हानम अफंदी कभी झूठ नहीं कहती, हानम ने नजरें झुकाते कहा। तो ज़ावियार के दिल ने बीट मिस की थी। वो लड़की हर वक्त घराती थी, ये रूप तो इसने इसका कभी नहीं देखा था, जो सबसे मुख्तलिफ था, सबसे खूबसूरत। हानम अफंदी, ज़ावियार ने इसके दिल पर नजर रखते कहा। तो हानम ने नजर उठाकर इसकी आंखों में देखा, जबकि इसका दिल अंदर से कांप रहा था। अब तो माथे पर पसीने चमकने लगे थे घबराहट से। चलो एक डील करते हैं, ज़ावियार ने इसकी आंखों में देखते संजीदा लहजे में कहा। तो वह हैरानी से इसे देखने लगी। कुछ देर पहले तो कोई और ज़ावियार था इसके सामने, जबकि ये ज़ावियार तो इसने कभी नहीं देखा था। वो थूक निकलते माथे पर बल डाले परेशानी से इसे देखने लगी। कक कक कैसी डील? हानम ने लड़खड़ाते हुए पूछा। तो ज़ावियार ने नजर उठाकर फिर इसकी आंखों में देखा। तुम मेरे मुंह से सॉरी सुनना चाहती थी ना? मैं तुमसे सॉरी कहूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे मुस्कुरा कर दिखाना होगा, जैसे तुम सबके सामने खुलकर मुस्कुराती हो, बिल्कुल वैसे, ज़ावियार ने संजीदा लहजे में कहा, जबकि नजर कभी इसकी आंखों में गुम होती तो कभी इसके छुपे तिल को तलाश करती, लेकिन वो मुस्कुराहट के बगैर नजर ही नहीं आता था। ज़ावियार को गुस्सा आने लगा था अब इस मगरूर तिल पर। हानम हैरानी से इसकी डील सुन रही थी। ज़ावियार सिकंदर इसे सॉरी कहेगा, वो भी इस बेतुकी सी शर्त पर? सर ये अब क्या कह रहे हैं? हानम ने हैरानी से पूछा। तो अब ज़ावियार के माथों पर अब बलों का जाल बिखरा। वो जितना जज्बाती हो रहा था इस तिल को देखने के लिए, वो इतना ही देर कर रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ और इसके बदले में मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा। ज़ावियार ने अब की बार जरा गुस्से से कहा था कि हानम आंखें फाड़े इसे देखने लगी। जब वो अब इसके दाएं बाएं ग्लास वाल पर हाथ टिका गया था। सर मेरे पैर में दर्द हो रहा, मुझे जाना है, हानम ने इसकी आंखों में देखते नरम लहजे में कहा। तो वो इसका डरा सहमा चेहरा देख मुस्कुराया। तो मतलब हानम अफंदी को इस तरह से हैंडल किया जा सकता था? देखो लड़की, ये डील पूरी किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती, ज़ावियार ने रोब से कहा। तो हानम इस साइको इंसान को देखने लगी, जो जबरदस्ती इसे डील कर रहा था, जब इसे करनी ही नहीं थी तो किस बात की डील? लेकिन फिर हानम अफंदी के दिमाग के घोड़े दौड़ पड़े। ठीक है, पहले आप माफ़ी मांगे मुझसे, जो आपने आज बिला वजह मुझ पर गुस्सा किया इसके लिए, और जब आपने इस दिन घर पर भी मेरे साथ बदतमीजी की थी इसके लिए भी। ज़ावियार ने इस लफ्ज़ बदतमीजी पर घूर कर देखा, जबकि हानम इसके थोड़ा दूर होते रिलैक्स हुई थी, क्योंकि वो जेब में हाथ डालता अब चेहरा पीछे करते इसे देख रहा था। ठीक है, आई एम सॉरी, अगर तुम बदतमीजी ना करती तो मैं तुम्हें नहीं डांटता, ज़ावियार ने सरसरी से अंदाज में कहा और इधर उधर देखने लगा, जबकि हानम तो हैरानी से इसे देख रही थी। वो इसे माफ़ी मांग कर भी इसकी गलती गिनवा रहा था। तो फिर ठीक है, ये ले मेरी मुस्कुराहट। वो ज़बरदस्ती होंठ को खींचते मुस्कुराती इसके पास से जाने लगी कि ज़ावियार ने इसका बाजू दबोचते वापस इसकी साबका जगह पर खड़ा किया। ये कैसी मुस्कुराई हो तुम? ऐसे नहीं, जरा ढंग से मुस्कुरा कर दिखाओ। ज़ावियार ने माथे पर बल डाले। तो हानम इसे घूर कर देखने लगी। जिस तरह का 2 नंबर आपने सॉरी बोला है ना, ऐसी ही 2 नंबर मुस्कुराहट मिलेगी आपको, और जब मुझे मुस्कुराना ही नहीं है आपके सामने तो मैं क्यों मुस्कुराऊं? आपको जो जोकर है जिसे देखकर मैं बिला वजह के ठट्ठा मारूंगी, आपका ये खड़ूस चेहरा देखकर तो जो हंस रहा होगा ना, इसकी भी बतीसी बंद हो जाएगी। हानम अपनी असली अंदाज में आती अब गुस्से से बोली थी कि ज़ावियार हैरान नजरों से इसकी 2 गज लंबी जबान देखने लगा। तुम मुझे खड़ूस कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मुंह पर मुझे खड़ूस कह रही हो? ज़ावियार गुस्से से बोला। तो हानम एक आईब्रू उठाते इसे देखने लगी। जरा बाहर निकल कर देखें तो आपको पता चले, आपको हर दूसरा बंदा इसी नाम से बुलाता है, मैं तो फिर भी आपके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखती हूँ, हानम ने इतरा कर कहा। तो ज़ावियार गुस्से से इसे देखने लगा। जरूर तुमने ही सबको इतना फ्री किया है, वरना तुमसे पहले इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी, ज़ावियार ने घूरते हुए सख्त आवाज में कहा। तो हानम भी इसे घूरने लगी। ये आप हर गलती के इल्ज़ाम मुझ पर ही क्यों डालते हैं? आप ना बिल्कुल इस मलीशा की तरह है ज़ावी बेबी, ये बदतमीजी कर रही थी मुझसे, हानम ने इस गुस्से में जवाब देते एंड में मलीशा की नकल उतारते कहा। तो ज़ावियार खामोशी से इसे तकने लगा और फिर अचानक वो हंसने लगा, जिसे देख हानम तो बस बेहोश होने को थी। ज़ावियार सिकंदर हंस रहा था, वो भी इस तरह। वो आंखें फाड़ी से देखने लगी थी। ओ गॉड, असल अजूबा तो तुम हो, ज़ावियार ने हंस ही रोकते से कहा, जो हैरानी से इसे देख रही थी, लेकिन खुद को अजूबा सुनते वो होश में आई और गुस्से से इसे देखने लगी। आप होंगे अजूबा और वो आपकी मंगेतर मलीशा बेबी।
हानम मुंह बनाते गुस्से से बोली तो जावियार इसे घूरने लगा। तुम लाइन से हट रही हो, मैंने कहा था मुस्कुरा कर दिखाओ, मैंने तुम्हें सॉरी कहा है, अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। जावियार ने मसनूई रोब डालते कहा तो वह हैरानी से इसके बदलते रूप देखने लगी। जब वो फिर से इसके करीब आते इसकी आंखों में देखने लगा। मुझे नहीं मुस्कुराना अभी, हानम ने घबराते हुए कहा तो जावियार के चेहरे पर खतरनाक तासुरात छाने लगे, जिसे देख हानम ने थूक निकला। जावियार खामोशी से इसे देखते रहा। जब वो चारों नचार बिलावजह होंठ घसीटने लगी, जावियार ने देखा वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, जिससे वो तिल नजर नहीं आ रहा था। जावियार माथे पर बल डालते इसे देखने लगा। सबके सामने तुम जिस तरह मुस्कुराती हो वैसे मुस्कुराओ। जावियार ने अब की बार तेज आवाज में बोला तो वो डरती इसे देखने लगी। ये क्या मुसीबत इसके पीछे लग गई थी। इस तरह से कौन मुस्कुराने को कहता है। इसे अब फिर से रोना आने लगा था। वो ऐसे कैसे मुस्कुराती। सर प्लीज मुझसे ऐसे नहीं मुस्कुराया जाएगा, मुझे जाने दें, हानम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो जावियार 2 लम्हे इसे देखते रहा, फिर इसे दूर हो गया। जाओ और अब अपने डेस्क से उठती नजर ना आना, जब ऑफ होगा तभी खड़ी होगी तुम। जावियार ने खुद पर काबू पाते इसे हुक्म दिया तो वो जल्दी जल्दी सर इस बात में हिलाती वहां से भाग गई थी, जबकि जावियार ने अपनी कनपटी सहलाई थी। ये लड़की से पागल करके छोड़ेगी। वो पूरी रात सो ना सकी थी। आंखों में सिर्फ यारम सुल्तान का चेहरा घूम रहा था और अपनी इंसल्ट। वो कैसे इसे एक निचले करैक्टर की लड़की समझ सकता था। वो जानता ही क्या है इसके बारे में जो इसने अर्शिया राणा के बारे में ऐसा कहा। भले वो इस इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन आज तक इसने किसी गैर मर्द के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं बनाया था। वो अपने किरदार की खरी थी और यारम सुल्तान ने इसे एक झटके में आसमान से जमीन पर गिरा दिया था। जबकि गुस्सा इसे सबसे ज्यादा इस बात पर आ रहा था कि यारम सुल्तान फिर भी दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ था। इसकी आंखें, वो इसकी घनी दाढ़ी और फिर वो गले की उभरती गुठली। वो एक झटके से बिस्तर से उठी थी। क्या मैं इस यारम सुल्तान से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। वो अपना सर थामते हुए खुद से पूछ रही थी। सुबह से इससे शूट के लिए हजारों कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन इसने किसी का फोन नहीं उठाया। दिमाग यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी यारम। तुम्हें मैं एक गिरी हुई मॉडल लगती हूँ ना, अब तुम इसी मॉडल को अपनी जिंदगी में पाओगे। देखते हैं यारम सुल्तान के तुम कैसे मुझसे खुद से दूर करते हो। अर्शिया कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई थी। व्हाइट कॉलर शर्ट पहने और व्हाइट ही पैंट के साथ इसने बालों को पोनी में बांधते हुए तैयार खड़ी थी। इसकी गाड़ी गौरी इंडस्ट्री के सामने आकर रुकी थी। मुस्कुराते इसके ड्राइवर ने गेट खोला तो वो अदा से बाहर निकलती वहां कदम रख गई। मुझे मिस्टर यारम सुल्तान गौरी से मिलना है, क्या आप इन्हें बता सकती हैं। अर्शिया राणा इनसे मिलने आई हैं, अर्शिया ने मुस्कुराते रिसेप्शनिस्ट से कहा। जब वो फौरन से मुस्कुराती यारम को इंटरकॉम कर गई। वो अच्छी तरह पहचान गई थी अर्शिया को। सर आपसे मिस अर्शिया राणा मिलने आई हैं। यारम अपने कैबिन में मसरूफ था। जब अर्शिया का नाम सुनते वो सामने लगी ग्लास वॉल पर देखने लगा। इसे हैरानी थी वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी, वो क्यों आई है। यारम ने सवाल किया तो रिसेप्शनिस्ट गड़बड़ाई। ये तो वो इससे पूछना ही भूल गई थी और यारम को पहले इंटरकॉम कर दिया। सॉरी सर, मैं भी पूछती हूँ, मैम आप क्यों आई हैं। आई मीन कोई खास वजह, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। तो वो मुस्कुरा गई। जानफी यारम सुल्तान इसका नाम सुनते ही ऐसे ही रिएक्ट करेगा, जानती थी यारम सुल्तान इसका नाम सुनते ही ऐसे ही रिएक्ट करेगा। ये मैं आपको नहीं बता सकती, अलबत्ता मैं काम से ही आई हूँ यहाँ, इनसे कहें मेरा मिलना ज़रूरी है, अर्शिया ने मुस्कुराती आवाज़ में कहा, जो यारम भी सुन चुका था। रिसेप्शनिस्ट इसकी बातें रिपीट करती इससे पहले यारम बोला, वेट करें, मैं अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, अभी आप इन्हें 15 मिनट वेट करवा कर फिर भेजिएगा। यारम ने कहते इंटरकॉम रख दिया था, जबकि वो लड़की अर्शिया को देखते बामुश्किल मुस्कुराई। मैम सर थोड़ा मसरूफ़ हैं, अभी आप वेट करें। अर्शिया के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी थी, इंतजार का सोचते। वो जानता भी था कि इसे मिलने कौन आई है। वो अर्शिया राना को वेट करने का कह रहा था। वो दांत भींजते वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। ये सारा गुस्सा तो वो यारम सुल्तान पर ही उतारने का इरादा रखती थी, जो गल से हर मौके पर इसकी तजलील कर रहा था। लेकिन आज वो इसके सामने हरगिज भी कमज़ोर नहीं बनेगी। आज इसकी बोलती अर्शिया राना ऐसे बंद करेगी कि यारम सुल्तान देखता रह जाएगा। 15 मिनट गुजर गए थे। अब अर्शिया को गुस्सा आने लगा था। इसे इंतजार करना हरगिज भी पसंद नहीं था और ये शख्स इसे जानबूझकर इंतजार करवा रहा था, वो अच्छी तरह जानती थी। मैम आप जा सकती हैं, 4th फ्लोर पर राइट साइड पर सर का कैबिन है। रिसेप्शनिस्ट मुअद्दब अंदाज में बोली तो अर्शिया इसे घूरती लिफ्ट में बंद हो गई। वो जैसे ही 4th फ्लोर पर पहुंची तो कुछ लोग इसे पहचान गए थे, जबकि कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे, इस ड्रेसिंग में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो मगरूराना चाल चलती राइट साइड पर यारम की कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। ये यारम सर के कैबिन में कौन जा रही हैं। हानम ने हैरानी से आयशा से पूछा, जो खुद इस तरफ देख रही थी। ये तो अर्शिया राना है, कल भी तो पार्टी में मौजूद थी, लेकिन यहाँ क्यों आई हैं। आयशा भी पुरसोच लेजे में बोली, जब अर्शिया मजबूत कदम उठाते बिना नाक किए अंदर चली गई, जबकि पीछे पूरे स्टाफ ने हैरानी से इसकी ये हरकत देखी थी। यारम ग्लास विंडो के करीब खड़ा किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर मसरूफ था।
جب کوئی اچانک اس کے کیبن میں آیا، وہ ماتھے پر بل ڈالتے پلٹا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اس وقت ڈارک بلو شرٹ پہنے، بلیک پینٹ پہنے، اس کے بازو فولڈ کیے کھڑا تھا۔ کوٹ اس نے اتار رکھا تھا، جبکہ شرٹ میں سے وہ ابھرے ہوئے مسلز یارم کو ایک مضبوط مرد بتا رہے تھے۔ مسٹر زیدی، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ یارم فون رکھتے پلٹا، تاثرات سپاٹ ہوئے۔ آپ کو کسی نے مینرز نہیں سکھائی مصرانہ؟ یارم کی سخت آواز کا اس مغرور لڑکی پر آج کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ نڈر بن کر آئی تھی آج۔ آپ نے بھی مجھے اتنی دیر ویٹ کروایا تھا، اور عرشیہ رانا حساب بے باک رکھنے کے قائل ہیں۔ عرشیہ مسکرا کر بولی تو یارم نے اس سے اوپر سے نیچے تک ایک نظر دیکھا جو اتنی فٹنگ کی ڈریس کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کوفہ سے نظریں گھمائی تھی۔ سفید کلر یارم کو بے انتہا پسند تھا، لیکن اگر عرشیہ رانا یارم کو جانتی تو یقیناً اس رنگ میں کوئی مشرقی لباس پہن کر آتی، اور ہو سکتا تھا یارم سلطان کی نظر اس پر ٹھہر سی جاتی، لیکن عرشیہ رانا کو کون بتاتا یہ بات؟ یارم نے اس کے جواب پر مٹھیاں بھینچی تھی۔ کل آپ نے بہت سی ایسی باتیں کی تھی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے لگا آپ یقیناً شرمندہ تو ہوں گے، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ عرشیہ مسکراتی اپنا بیگ صوفے پر رکھتے، ہاتھ سینے پر باندھتے بولی تو یارم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا، جو ابھی بھی مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ تو آپ یہاں میرا ٹائم ویسٹ کرنے آئی ہیں؟ یارم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تو عرشیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کے ٹائم کا نہیں پتا، لیکن عرشیہ رانا کا شدت سے دل کیا تھا کہ یارم سلطان اس کی نظروں کے سامنے ہو، اس لیے میں یہاں چلی آئی۔ عرشیہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تو یارم نے مٹھیاں بھینچی۔ مس رانا، یہ میرا آفس ہے، آپ کے بیہودہ پروفیشن کی لوکیشن نہیں ہے۔ آئندہ یہاں آنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا، یارم نے سخت لہجے میں کہا تو عرشیہ مسکرائی۔ میں یہاں آپ سے واقعی کام کی بات کرنے آئی ہوں، اگر آپ تحمل سے بیٹھ کر سنیں تو۔ عرشیہ اس کے قریب آتے بولی تو یارم نے ایک قدم پیچھے اٹھاتے اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھا، جسے دیکھ وہ پھر مسکرائی۔ آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں جیسے میں لڑکا ہوں اور آپ لڑکی ہیں۔ عرشیہ مذاق اڑاتے لہجے میں بولی تو یارم نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے امید ہے آپ نہیں چاہیں گی کہ میں آپ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں کہ میں ایک مرد ہوں اور آپ ایک عورت، یارم نے ٹھہرتے ہوئے لہجے میں کہا تو عرشیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ صاف صاف بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ مجھے جانا ہے، میری میٹنگ ہے۔ یارم کے ساتھ لہجہ محسوس کرنے کے باوجود بھی عرشیہ پھر مسکرائی۔ اوکے اوکے، کنٹرول وائلڈ مین، کام ڈاؤن، میں آپ کے پاس وہ پرپوزل لے کر آئی ہوں۔ عرشیہ نے مسکراتے ایک ادا سے بال کندھے سے جھٹکے تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ بے شک وہ بلا کی خوبصورت تھی کہ ایک مضبوط مرد کا ایمان ڈگمگا دے، اور اوپر سے وہ ایسی ڈریسنگ کر کے تباہی مچا کر رکھتی تھی۔ یارم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھر کے چہرہ موڑ کر گلاس وال کی طرف کیا تھا۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن سامنے ایک عورت تھی جو حشر سوانیوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور عورت ذات واقعی اس معاملے میں خطرناک ہوتی ہیں۔ کیسا پرپوزل مصرانہ؟ یارم نے گلاس وال کی طرف دیکھا تو عرشیہ اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتی مسکرائی۔ شادی کا پرپوزل؟ وہ بولی تو یارم حیرانی سے اس کی طرف پلٹا اور بے یقینی سے اس لڑکی کی ہمت دیکھنے لگا۔ مٹھیاں بھینچتے یارم نے اس کے قہر بار نظروں سے دیکھا تھا۔ شاید وہ ابھی تک یارم سلطان کو جانتی نہیں تھی، وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے اچھی طرح بتائے کہ وہ کون ہے۔ شاید وہ ابھی تک یارم سلطان کو جانتی نہیں تھی، وقت آ گیا تھا کہ اب وہ اسے اچھی طرح بتائے کہ وہ کون ہے۔ یارم نے سرد نظریں اس کی آنکھوں پر ٹکائی، اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ اعتماد کے ساتھ اپنی جگہ پر مسکراتی کھڑی رہی۔ آپ یہاں شادی کا پرپوزل لے کر آئی ہیں؟ یارم نے اس کی طرف قدم بڑھاتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی مسکراتی اسے دیکھنے لگی۔ اور آپ کو کیسے لگا، ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لوں گا مصرانہ؟ یارم نے اس کے قریب رکتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں پوچھا تھا، جو بالکل با اعتماد کھڑی تھی، کیونکہ جھجک یہ شرم نہیں تھی، کوئی جھجک یہ شرم نہیں تھی۔ عرشیہ رانا اگنور ہونے والی چیز نہیں، یارم سلطان، ہم دونوں ایک بہت اچھے کپل ہو سکتے ہیں۔ عرشیہ اس کے چہرے پر نظر ٹکاتے کبھی اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی تو کبھی اس کی گھنی داڑھی کو۔ دل نے کہا تھا کہ وہ ایک بار اسے چھو کر دیکھے، لیکن وہ شاید جان گئی تھی یارم سلطان کو، یا یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ یارم سلطان کو جان گئی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں مصرانہ جو آپ کو اٹریکٹیو بنائے، یارم نے طنزیہ لہجے میں کہا تو عرشیہ کی مسکراہٹ سمٹی اور پل بھر میں آنکھوں میں اشتعال بھرا۔ جس طرح کے انداز آپ اپنا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کرتی ہیں، اس طرح کسی بھی تیسری لڑکی کو ایسے ڈریسنگ کروا دی جائے تو سارے مرد اس کے آگے پیچھے گھومیں۔ یارم نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو عرشیہ کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ ہوا۔ مانا وہ خوبصورت تھی، لیکن اسے غرور اپنے اوپر اپنی خوبصورتی سے بھی بڑھ کر تھا۔ مسٹر یارم، آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو رائے قائم کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے میری، کل میں نے برداشت کر لیا، لیکن آج میں بہت تحمل کے ساتھ بات کرنے آئی ہوں۔ عرشیہ نے خود پر بامشکل قابو پاتے بولا، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو، تو بہتر یہی ہوگا مصرانہ کہ آئندہ مجھ سے اس طرح کی فضول گوئی نہیں کریے گا، ورنہ آئندہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور تحمل کے ساتھ آپ مجھ سے یہ بات کرنے آئی ہیں، ایک لڑکی ہو کر آپ یہاں اپنی شادی کا پرپوزل لے کر آئی ہیں، لگتا ہے آپ میں عزت نفس نہیں پائی جاتی، یارم نے سخت لہجے میں کہا تو عرشیہ نے بامشکل صبر کا گھونٹ پیا۔
एक लड़की अगर अपना प्रपोजल खुद लेकर आ रही है तो इसमें क्या बुराई है? सीरियसली आप भी इन टिपिकल मर्दों में से हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं मिस्टर यारम सुल्तान गौरी? अर्शिया ने इसे जांचते लहजे में कहा तो यारम खामोश नजरों से इसे देखने लगा। शायद वो वाकई लाजवाब हो गया था। देखिए मिस्टर यारम, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी तरह के रिलेशन नहीं रखे। यूं कह लें कि आज तक अर्शिया राना की नज़रों को कोई इस कदर नहीं भाए जितना आप इस दिमाग पर सवार हो गए। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, इस दिन से हर लम्हा मेरे ख्यालों में निगाहों का बसेरा है। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अर्शिया को भाग गए और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मेरे दिल कहता है मैं वो हासिल कर लूँ। अर्शिया ने इसकी निगाहों में मुस्कुराकर देखते कहा तो यारम ने इस बेबाक लड़की को देखा जिसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी, जैसे इसे यकीन हो कि वो जो चाहेगी इसे मिल जाएगा। मिस अर्शिया राना, मुझे आपके प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू मे गो नाउ। यारम कोई सख्त अल्फाज कहने से खुद को बाज रखते बस इतना कहता पलट गया था जिससे अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी। वो मजबूत कदम उठाते इसके पास आई तो यारम इसकी खुशबू खुद के करीब महसूस करते आंखें कोफा से बंद कर गया था। मुझे लगता है आप वक्त चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ दिन का वक्त ले सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ आप मुझे जानते नहीं है ठीक तरह से तो जान जाएंगे, लेकिन मैं आपके हाँ का इंतजार करूंगी। वो मुस्कुराकर बोली तो यारम माथे पर बल डाले पलटा। अर्शिया इसके करीब ही खड़ी थी। गुस्से से यारम के माथे की रगें तनी थी इस लड़की की ढिठाई पर। यारम ने इसका बाजू दबोचा तो वो जो इसके लिए तैयार नहीं थी लड़खड़ा कर इसके सीने का हिस्सा बनी, जबकि इस हरकत पर वो आंखें फाड़ी से देखने लगी। अर्शिया राना, तुम जैसी बेबाकी का मुजाहरा करने वाली लड़की से यारम कभी कोई वास्ता नहीं पड़ सकता है, इसलिए अभी से अपने दिल को, अपने दिमाग को और अपनी बेबाक आंखों को संभालो और मुझसे दूर रहो, वरना यारम गुस्से में खुद कभी नहीं होता, समझी तुम? यारम ने अपनी नीली सर्द आंखें इसकी सुनहरी आंखों में गाड़ते गरा कर कहा तो अर्शिया का दिल डूब कर उभरा था। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन जबान ने साथ ना दिया यारम सुल्तान के आगे। बाजू अभी तक इतनी सख्ती से दबोच रखा था जैसे आज वो इसे तोड़ ही देगा। वो इस लड़की की हिम्मत पर हैरान था। बिला झिझक वो इसके सामने अपना प्रपोजल लेकर आ गई थी, इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी, इसके सवाल पर इसे लाजवाब कर गई थी, लेकिन वो कभी भी इतनी बेबाक लड़की अपनी जिंदगी में तस्वुर भी नहीं कर सकता था। यारम ने अचानक इसका बाजू छोड़ा तो वो लड़खड़ा कर दूर हुई। बाजू का दर्द बर्दाश्त करते इसने यारम सुल्तान को देखा था जो इसे ही इश्ताल भरी निगाहों से देख रहा था। इसकी आंखों में देख वो फिर से हिम्मत करते तंजिया मुस्कुराई। यारम सुल्तान, तुम्हारा गुस्सा, प्यार, नफरत, मोहब्बत सब झेलने को तैयार है अर्शिया राना, लेकिन एक बात याद रखना। वो कदम कदम चलते फिर इसके करीब आई जबकि अंदर गुस्से का लावा उबल रहा था इसके झटकने पर। तुम अर्शिया राना के हिस्से में ही आओगे। जो अर्शिया की आंखों को भा जाए वो इसका हो जाता है और तुम इसके हो चुके हो, इसलिए तहम्मुल से फैसला करना, कहीं तुम्हारे इनकार में जलकर मैं हर हद से ना गुजर जाऊं। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोली थी कि यारम ने मुठियां भींचते इस लड़की की हिम्मत को देखा था। आउट, यारम ने एक लफ्सी अंदाज में कहा तो अर्शिया ने भी गुस्सा भरी निगाहों से इसे देखा। मैं तुम्हारे जवाब की मुंतजिर रहूंगी यारम सुल्तान, और सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि बात जब मेरे जुनून पर आकर ठहरती है तो अर्शिया फिर किसी भी कीमत पर इसे हासिल करके रहती हैं। वो मुस्कुराकर बोलते यारम को आग लगाई गई थी जिसका अंदाजा इसे यारम की आंखों में भरते गुस्से की तपश से हो गया था और यारम सुल्तान अर्शिया राना का जुनून बनता जा रहा है। सो बी केयरफुल। अर्शिया इसके कान के करीब जरा झुकते जानकर सरगोशी नुमा लहजे में मुस्कुराकर बोली थी कि यारम ने इसका बाजू पकड़ते खुद से दूर झटका तो वो मुस्कुराती इसे देखते पीछे कदम हटाती अपना बैग थामते दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाय मिस्टर यारम सुल्तान, सी यू सून, अर्शिया ने पलटते मुस्कुराकर कहा इसे जो सपाट चेहरे के साथ जब्त किए खड़ा था। यारम ने कोई जवाब ना दिया तो वो मुस्कुराती वहां से चली गई। बाहर आते ही इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। इसके झटकने पर अर्शिया राना के अंदर गुस्से के भाबड़ जलने लगे थे। वो गुस्सा पीती बाहर निकली थी और अपनी गाड़ी में जा बैठी थी। अब इसे कुछ भी करना पड़े लेकिन इसे यारम सुल्तान ही चाहिए था। अब वो इसकी जिद बन गया था और वो बचपन से ही ऐसी थी, किसी भी कीमत पर हार मानने वाली। अब वो चाहे ना मानने वाली, अब वो चाहिए ही था और हर हाल में चाहिए था। जी, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।